बुनी थी, क्योंकि उसने उन्हें पा लिया था। यदि वो उनकी शर्तों से सहमत नहीं होती तो वो उनसे मुंह मोड़ सकती थी। उनसे वादा करो, बहन ने अपने सहायक से कहा, लेकिन तुम्हें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इसे खूबसूरती से किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें 1% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अब उनसे संपर्क करूंगा, सहायक ने कहा। हुआंग फैंग, ली बिनग्यून, जी मेंगजियाओ, कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें। खाली कमरे में मैं आक्रोश से भरी बहन की आवाज के बारे में सोचता हूँ। इस समय केवल बहन लोग ही नहीं हैं जिनके दिलों में शिकायतें हैं। शहर के एक कोने में टोंग जियान के दिल में भी इस समय शिकायतें हैं और वो लगातार अपनी शिकायतें जाहिर कर रहा है। उसका गुस्सा जाहिर करने का तरीका अपने पैरों के नीचे वाले लोगों पर मुक्का मारना और लात मारना है। इस कोने में लगातार चीखें गूंज रही हैं और जमीन पर पड़ा व्यक्ति कैतियान है, जो कुछ समय से दृश्यों का भरपूर आनंद ले रहा है। उस आदमी के लिए जिसने पिछली बार खुद को पीटा था, एन उस लड़के को जाने नहीं देना चाहती थी। उसके पास इतना बड़ा माप नहीं था, इसलिए पिछली बार उसने लाओ यू को सबक सिखाने का अवसर लिया और अपने प्रतिद्वंदी का पैर काट दिया। हालांकि यह उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो इस बार फिर कैतियान के पास गया। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, मैं इतना बुरा हो गया था कि मैंने कैतियान को याद नहीं दिलाया जब मुझे पता था कि टोंगे कैतियान को सबक सिखाने जा रहा था। इसलिए कैतियान ने हमेशा सोचा कि टोंगे को छोड़ दिया गया था और उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उसे सबक सिखाने का अवसर तलाश रहा था। इसलिए आज जब वो बाहर आया तो उसने सिर पर साफा पहना हुआ था और फिर उसे इस कोने में घसीटा गया। कैतियान, कमीने, क्या अब मेरी जगह लेना अच्छा है? पिछली बार मैंने मुझे पीटने और यहाँ तक कि मुझे किक कहने की हिम्मत की थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एनएन, मेरे लड़के, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने डांटा तो वो मेरी जगह नहीं ले सकता। जैसे ही टोंग जियान कैतियान को लात मारता है, वो कहता रहता है कि उसकी रक्षा के लिए आसपास कई गैंगस्टर हैं। उसे चिंता नहीं है कि कैतियान कूद सकता है और खुद से लड़ सकता है। सियाई तियान के पास टोंग जियान के खिलाफ लड़ने की ताकत और दिमाग नहीं है। वो बस टोंग जियान की मुट्ठी और पैरों से बचना चाहता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आसान नहीं है, इसलिए वो जल्द ही घायल हो गए। कुतिया के बेटे, लापरवाह मत बनो। तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम बेकार हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। शायद वो सोचता है कि वो अब किंग प्रांत का पहला बच्चा है, इसलिए कैतियान का दिल बहुत गौरवान्वित है। उसका इरादा दया की भीख मांगने का नहीं है। उनके मन में लड़के एनएन ने पूरी तरह से मना कर दिया है। आज भी वो लापरवाह है और अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन आज के बाद वो वापस भी आ सकता है। मुझे पछताने दो, फिर मैं तुम्हें सबसे पहले पछताऊंगा। ये देखकर कि कैतियान के पास दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं था, लड़का और अधिक शांत हो गया और कैतियान को पीटने के लिए अगले गैंगस्टर को बुलाया। फिर जैसे कि वो एक बूढ़ा आदमी हो, वो कैतियान का पैर तोड़ देगा। इस समय तक कैतिया का अंततः डर गई थी। उसने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर दूसरी तरफ देखा और बुरी नीयत से अपने पैरों की तरफ देखा। कैतियान का दिल कांप रहा था। वो जमीन पर संघर्ष कर रहा था और इन खतरनाक लोगों से दूर रहना चाहता था। निस्संदेह उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। लड़का एएनएन, अगर तुमने मुझे पैर में मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कैतियान का दिल कांप उठा और धमकी दी। क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। क्या तुम्हें दूसरों को लंगड़ा कहना पसंद नहीं है? तब तो तुम भी अपंग हो जाओगे। टोंग जियान कैतियान को क्रूरता से देखता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। कैतियान ये कहने से डरता है। एक बच्चे के बेटे, तुमने मुझे जाने दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, बहुत सारा पैसा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे पैसे दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दो। टोंग जियान ने कैतियान को कुछ फीट लात मारी और कहा कि दूसरों को पैसे देना वह आमतौर पर करता है। टोंग जियान की राय में कैतियान खुद को एक भिखारी मानता है। मेरे लिए उसकी टांग तोड़ दो, टोंग जियान ने अपने आसपास के कई गैंगस्टरों से कहा। ओह, अधिक दयनीय आवाज आए। कैतियान अत्यधिक दर्द के कारण बेहोश भी हो गया, लेकिन फिर भी टोंग जियान अपने अर्थ को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को पीटना जारी रखा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 475 लाओयू की सहायता। जब कैतियान अपने टूटे पैर के कारण बेहोश हो गया और उठा तो कुछ ही दूरी पर कदमों की आवाज आ रही थी। जल्दी करो, कई शाव सामने है। शापित लड़का एन भी है, परिचित आवाज से। लाओयू, मैं यहाँ हूँ, आओ और मेरी मदद करो। लाओयू की आवाज सुनकर कैतियान को ऐसा लगा जैसे उसने जियानइन को सुना हो। उसने अपने पैर का दर्द सहने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया। हालांकि शब्द बाहर आने की ठीक बाद उसके चेहरे पर फिर से लात मारी गई और वो फिर से चिल्लाया। कैशाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को लाया हूँ। लाओयू की आवाज फिर सुनाई दी। लड़का एएनएन, अगर तुमने कैशाओ को ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये पहले इतना वफादार कैसे नहीं पाया जा सकता था? हालांकि वो बहुत दर्द में था। कैतियान उसके शब्दों और कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे मूल रूप से अस्वीकार कर दिया गया था और वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अब वो लाओ यू को अपना सबसे वफादार छोटा भाई मानने लगा है। वो सोचता है कि इस मामले के खत्म होने के बाद उसे लाओ यू का अधिक ख्याल रखना चाहिए और अपने वफादार छोटे भाई को ठंडा नहीं होने देना चाहिए। जल्द ही लोगों का एक समूह सियाई तियान और टोंग जियान और अन्य के सामने आया। क्योंकि यह एक मृत अंत है, टोंग जियान और अन्य लोगों के पास अन्य स्थानों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यदि वे जाना चाहते हैं तो वे केवल वही दिशा चुन सकते हैं जो दूसरों की तुलना में पुरानी हो। कुतिया के बेटे, सियाई शाओ में क्या समस्या है? ओल्ड यू ने सबसे पहले कैतियान को जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। वो चौंक गया और लड़के एनेक्सिन से पूछा, मैं अंदर और बाहर खाने के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ। आपके दोनों पैर फिर से अच्छे हैं, है ना? टोंग जियान लाओयू को बुरी तरह देखता है और कहता है कि वह लाओयू से फिर से लड़ना चाहेगा। हालांकि लाओयू इस बार अकेली नहीं है, उसके आसपास अन्य लोग भी हैं और वे लोग बिल्कुल उसके आसपास के लोगों जैसे ही प्रतीत होते हैं। वे सभी गैंगस्टर हैं। पहली नजर में उन्हें भड़काना आसान नहीं होता। लड़के को अपने पैरों के बारे में बताते हुए लाओयू की आंखों में धुंध छा गई।
बेशक उसके पैर अच्छे नहीं थे या पूरी तरह से अच्छे नहीं थे। हालांकि सियाई तियान के सामने प्रदर्शन करने के लिए लाओ यू को अपने बहुत असुविधाजनक पैर खींचने पड़े। बेशक लाओ यू शुद्ध दयालुता नहीं है। यदि वह वास्तव में दयालु है तो वह पिटाई के तुरंत बाद कैतियान को सूचित करेगा और उसे बच्चे की सुरक्षा के बारे में सावधान रहने देगा। हालांकि वह इस समय तक प्रकट नहीं होता है जब कैतियान को भी एक पैर से बाधित किया जाता है, जो उसे सियाई तियान के दिल में और अधिक महत्वपूर्ण बना सकता है। इससे भी अधिक कैतियान ने भी अपना पैर तोड़ दिया है। पैरों के मामले में वह खुद पर नहीं हंसेंगे। कैतियान किस प्रकार का व्यक्ति है? वह बुरा है लेकिन बहुत स्पष्ट है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे लोगों की कमजोरियों पर बिल्कुल हंसेगा। कुतिया के बेटे, लापरवाह मत बनो। आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खिला रहा हूँ। कै शाओ के साथ इस तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीना ही नहीं चाहते? मुझे अच्छी लड़ाई दो। लाओ यू ने लड़के से दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा, भले ही वह अभी लड़के के साथ ऐसा करना चाहता हो। उसने जो कहा वह कैतियान से बदला लेने के लिए है, जो वास्तव में प्रभावी है। कम से कम कैतियान, जो अपनी आंतरिक भावनाओं को नहीं जानता, अपने पुराने प्रदर्शन के कारण प्रभावित नहीं हो सकता। मैं लंबे समय से जानता हूं कि टोनगॉन कैतियान से लड़ेगा। वह खुद को सियाई तियान के सामने दिखाना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अकेले नहीं आएगा। वास्तव में जियांगहू में उसका नेटवर्क टोनगॉन की तुलना में व्यापक है। आखिरकार वह पहले भी ऐसी ही हरकतें कर चुका है, इसलिए अब उसके लिए ऐसे कुछ लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है और वह लड़के की तुलना में अधिक लोगों को ले आया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। वह जानता था कि वह ऊपर जाकर परेशानी नहीं उठाना चाहता था। उसी समय कैतियान, जो लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहता था, जमीन पर पड़ा हुआ था। दुर्भाग्य से उसके पास हिलने डुलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल जमीन पर ही मदद मांगता रह सकता था। लेकिन पुरानी कहावत थी कि उसने वही बात नहीं सुनी। दृश्य इतना अस्त व्यस्त था और उसने कैतियान की मदद मांगते हुए नहीं सुना। इसे बाद में समझाया जा सकता है। तो कैतियान की त्रासदी फिर से हुई। वह नहीं जानता था कि किसने उस पर कदम रखा या किसने छड़ी से उसका स्वागत किया। संक्षेप में, उसने बहुत सारी निर्दोष आपदाएं झेली। उसी समय वहां बालक एन भी था, जो पहले बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार उनके साथ बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन उन लोगों में से एक ऐसा अवश्य था जो पढ़ाने के लिए पर्याप्त उम्र का था, इसलिए उनका भी ख्याल रखा जाता था। कुछ ही देर में वह कैतियान की तरह जमीन पर लेट गया। आसपास के हमले से वह बच नहीं सका। उन्होंने सियाई तियान के साथ भाइयों और बहनों की एक जोड़ी बनाई। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों को वह लाए थे या जिन लोगों को वह लाए थे, उन्होंने बहुत खेला है। जल्द ही दृश्य विजेता और हारने वाले में विभाजित हो गया। जाहिर है लाओ यू, जिन्होंने समय से पहले तैयारी की थी, का पलड़ा भारी था। जिन लोगों को वह लाया था, उन्होंने टोंग जियान द्वारा लाए गए सभी लोगों को जमीन पर गिरा दिया था। इस समय लाओ यू आगे बढ़े और कैतियान को ऊपर उठाने में मदद की। कै शाओ, क्या तुम ठीक हो? लाओ यू ने चिंता से पूछा। तुम अंधे हो? ये कैसे ठीक हो सकता है? इस समय कैतियान का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब उसने लाओ यू की बातें सुनी तो उसका लहजा अच्छा कैसे हो सकता था। हालांकि उसने सोचा कि यदि लाओ यू समय पर नहीं आया होता तो उसका अपराध अधिक गंभीर होता। उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया और उसका स्वर थोड़ा बेहतर हो गया। यह शापित लड़का सुरक्षित है और उसके हाथ वास्तव में क्रूर है। कै शाओ, उस लड़के एनिन को वश में कर लिया गया है और आप इससे निपटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लाओ यू के होठों पर एक छिपी हुई मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने कैटियन से कहा, कुआं। कैतियान ने उत्तर दिया और फिर लाओ जी की मदद से टोंग जियान तक चले और एक पैर से एक दूसरे के शरीर पर कदम रखा। हालांकि क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, उसके पैर ने उसे दर्द से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फेंग शुई बारी बारी से घूमती है। कुतिया के बेटे, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी मेरे हाथों में आ जाएगा। हालांकि शरीर बहुत दर्दनाक है। कैतियान के चेहरे पर अभी भी संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दे रही है। एक बच्चे ने खुद से कहा। वाह, कौन जानता है। लड़के ने अचानक अपना सिर उठाया और कैतियान पर जोर से थूक दिया। थूक कैतियान के चेहरे पर गिरा, जिससे वह बीमार हो गया। कैतियान, लापरवाह मत बनो। मैंने तुम्हें अभी नहीं मारा। मैं कमजोर हूँ। अगली बार मौका मिलने पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। टोंग जियान ने लाल आंखों से कैतियान से कहा। बकवास। कैतियान अपने चेहरे से कफ निकालने में कामयाब रही। हालांकि जब उसने अपने चेहरे पर कफ के बड़े मुंह के बारे में सोचा तो उसे मिचली महसूस हुई और उसने चाहा कि वह उसके सामने वाले लड़के को मार डाले। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 476वें यहाँ है। हालांकि कैतियान ने अब अपने चेहरे पर लगे कफ को साफ कर लिया है, लेकिन उसे अभी भी यह भ्रम है कि उसके चेहरे पर अभी भी कफ है, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है। इसके अलावा उसे पहले टोंग जियान द्वारा लगातार पीटा गया था और अब दूसरे पक्ष को नीचे गिरा दिया गया है और वह खुद को न मारने के बारे में भी सोचता है, जिससे कैतियान बहुत क्रोधित होता है। मुझे छड़ी दो, कैतियान ने अपने आसपास एक गैंगस्टर से कहा। बेसबॉल का बल्ला संभालने के बाद कैतियान ने टोंग जियान की ओर निराशा से देखा। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? चलो मुझे मार डालो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने बेसबॉल बैट से एएनएन का स्वागत किया और कहा, आओ कुतिया के बेटे, तुम मुझ पर थूकने की हिम्मत करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम थूको। मैं चाहता हूं कि तुम थूको। ऐसा लगता है कि टोंग जियान की उत्तेजना के कारण सियाई तियान ने अपना दिमाग खो दिया है। उसके हाथ में बेसबॉल का बल्ला लगातार टोंग जियान का स्वागत करता है। चाहे वह कहीं भी हो, उसकी ताकत नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। कैतियान, तुम कचरा हो। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम मुझे मार डालोगे। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। टोंग जियान अभी भी कैतियान पर नाराज है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ बच्ची एन की शपथ की आवाज कम होती जा रही है। अंत तक ऐसा लगता है कि वह पूरी बात नहीं कह सकते। पूरा व्यक्ति थोड़ा मर रहा है। कै शाओ, चलो, हम और नहीं लड़ सकते। अगर हम दोबारा लड़ेंगे तो मर जाएंगे। इस समय लाओ यू जल्दी से आगे आया और कैतियान क्वान को पकड़ लिया, जो नियंत्रण खो चुका था।
बेशक लाओ यू को टोनगॉन को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने नहीं आ सकता। इसके अलावा उनकी अपनी भागीदारी के साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, ये गारंटी देना मुश्किल है कि कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कैतियान अपनी पुरानी सलाह से उबर गया है। उसे टोन जियान के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष उसके हाथों या सीधे उसके हाथों नहीं मर सकता। उसके पास जीवन का आनंद लेने के लिए अच्छा समय है और वह ऐसे बेकार व्यक्ति के कारण खुद को विलंबित नहीं कर सकता। हालांकि इस समय जमीन पर लेटी हुई लड़की एएनएन ने अपनी आवाज या यहाँ तक कि अपना शरीर भी खो दिया है। कैतियान और लाओ यू हैरान है। वह मर नहीं जाएगा, है ना? कैतियान ने घबरा कर पूछा। हालांकि वह लोगों को सिखाने के लिए किसी को ढूंढता था और खुद लोगों को पीटता था, लेकिन वह खुद ही लोगों को मारता था, जो पहले कभी नहीं किया गया था, इसलिए वह बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। लाओ यू भी डर गया था। हालांकि वह टोन जियान की सांस की जांच करने के लिए ऊपर गए और पाया कि हालांकि दूसरे पक्ष की सांस बहुत कमजोर थी, लेकिन यह अस्तित्व में थी। उसे राहत मिली। जब तक व्यक्ति मरा नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह गंभीर रूप से घायल था या नहीं। कोई भी टोन जियान की मदद नहीं करेगा। कैतियान स्वयं इससे निपट सकता था। कै शाओ, वह अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी सांसें बहुत कमजोर हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जाना चाहिए। लाओ यू ने कैतियान से कहा। तो फिर क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे अस्पताल भेजो। कैतियान ने जल्दी से कहा कि उसे भी राहत मिली है, लेकिन फिर उसे लगा कि उसने अपमानजनक व्यवहार किया है, इसलिए उसने कहा, आज वह सस्ता है। अगली बार जब उसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझे उसे मार देना चाहिए। अगली बार मैं उस निश्चल लड़के एन को देखने के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ। हालांकि इस बार उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। भले ही वह भविष्य में उनसे परेशानी मोल लेना चाहे, लेकिन यह असंभव है। हालांकि उनके मन में अन्य विचार भी थे। लाओ यू ने तुरंत किसी से टोन जियान को अस्पताल भेजने के लिए कहा और फिर वह अब इसका कार्यभार नहीं संभालेंगे। कुछ दिनों बाद तक उसे और कैतियान दो को पता चला कि टोन जियान की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह फिर नहीं उठा, यानी वह एक सब्जी बन गया। इस खबर तक लाओ यू और कैतियान टोन जियान के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए हैं। ली बिंगयुन के साथ रात्रि भोज के बाद हुआंग फेंग अपने आवास पर लौट आए, जिससे स्वाभाविक रूप से दूसरे किराएदार का असंतोष पैदा हो गया। कृपया, मैं भी एक खूबसूरत महिला हूं और मुझे अपने अस्तित्व का एहसास है। क्या आप बार बार मेरे अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं करते? ठीक है। रसोई में व्यस्त हुआंग फेंग बाय जियोरोन की असंतुष्ट तुकाओरोट को देखकर उसे याद नहीं आ रहा था। यह पहली बार था कि हुआंग फेंग को घर पर भुला दिया गया था और वह घर पर भूखी थी और हुआंग फेंग बाहर खा पी रही थी। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि टेक आउट नाम की भी कोई चीज होती है? हुआंग फेंग की आंखें अवाक थी और उसकी भूखी आंखें बाय जियोरो पर चमक रही थी। बाय जियोरो सही थे, वह बाहर ले जाने के बजाय खुद भूखे रहकर इंतजार करना पसंद करेगा। बाहर निकालना स्वास्थ्यप्रद नहीं है और यह उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना आपने इसे बनाया है, बाय जियोरो ने स्पष्ट स्वर में कहा। हुआंग फेंग उससे बात करने में बहुत आलसी है और अपना भोजन स्वयं बनाना जारी रखता है। बाय जियोरो को देखते हुए, जो बहुत भूखी थी लेकिन फिर भी धीरे धीरे खा रही थी, हुआंग फेंग ने पूछा, अब जब टोन कियानजुन का मामला समझ में आ गया है, तो प्रांत में शामिल कुछ लोग फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। हिजुमे करने के लिए कुछ नहीं है। क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? बाय जियोरो ने हुआंग फेंग की ओर देखा और जारी रखा, यह मत भूलो कि मेरी आंतरिक शक्ति तुम्हारे कारण खो गई है। जब तक मेरी आंतरिक शक्ति बहाल नहीं हो जाती तुम मुझे दूर नहीं भगा सकते। बिल्कुल नहीं। हुआंग फेंग शर्मिंदा है। बाय जियोरो ने वास्तव में अपनी वजह से अपनी आंतरिक शक्ति खो दी, इसलिए हुआंग फेंग उसे भगाने में शर्मिंदा है। मेरा मतलब है, मैं आपका अधीनस्थ नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हाल ही में कोई काम आया है। हुआंग फेंग से पहले रेन किंग टोन कियानजुन के मामलों से निपट रहे थे। अब जब यह मामला समाप्त हो गया है, तो हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास करने के लिए कुछ और है। वास्तव में हुआंग फेंग वास्तव में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस ये पहचान है। उन कार्यों के लिए ये बेहतर है कि उन्हें बार बार न किया जाए। आखिरकार यहाँ कोई अन्य जगह नहीं है और वे कार्य खतरनाक हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो रोने की कोई जगह नहीं है। वास्तव में आपके पास हाल ही में कोई कार्य नहीं है, बाय जियोरो ने कहा। हुआंग फेंग के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर उसने तुरंत कहा, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत होइए। मुझे अभी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर मिली है। यह क्या है? हुआंग फेंग ने स्थिर भाव से पूछा। याद है पिछली बार ली बिंगयुन के साथ क्या हुआ था? बाय जियोरो से पूछा। याद करना। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, तुम्हारा मतलब है शैतान भाड़े का सैनिक यहाँ है? इतना खराब भी नहीं। बाय जियोरो ने हुआंग फेंग के अनुमान की पुष्टि की। मुझे भी दोपहर में खबर मिली। वे देश में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें हमारे लोगों ने पहले ही ढूंढ लिया था और 2 अन्य लोगों को मार डाला था, लेकिन बाकी गायब हो गए। अगर कोई गलत अनुमान नहीं है, उन्हें आपके पास आना चाहिए। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 477 मैं क्यों हूँ? अच्छा, वे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हुआंग फेंग ने पूछा। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उन्हें मार डाला। बाय जियोरो ने कहा कि आखिरकार उसने और ली हुईमिन दोनों ने हुआंग फेंग को छिपाने के लिए बांध दिया। भले ही मुख्य भूमि में किसी ने मदद की हो, लेकिन इतनी जल्दी हुआंग फेंग की पहचान का पता लगाना आसान नहीं था। हालांकि वे निश्चित रूप से जियांगझू आएंगे, स्वाभाविक रूप से उस हत्यारे को ढूंढने के लिए जिसने उन्हें मार डाला, यानी आपका। बाय जियोरो ने कहा। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। उससे कहा गया था कि वह सुबह बदला लेने के लिए वापस आएगा, इसलिए उनके दिल में कई दुर्घटनाएं नहीं हुई। हालांकि हुआंग फेंग तब भी उदास था जब उसे इन खतरनाक लोगों ने फिर से घूर कर देखा। इसके अलावा, क्योंकि हुआंग फेंग उजागर नहीं हुआ है, बाय जियोरो के लिए उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से लोगों की व्यवस्था करना असंभव है।
हुआंग फैंग को और भी अधिक उदास करने वाली बात यह है कि ली बिंगयुन इस समय जियांगझू में है। एक बार जब दूसरा पक्ष उसके साथ दोबारा कुछ बुरा करेगा तो वह फिर से खतरे में पड़ जाएगी। जब हुआंग फैंग और बाई जियाओरो जवाबी उपायों के बारे में सोच रहे थे, वे एक निश्चित राजमार्ग पर थे और कई कारें सर पर दौड़ रही थी। इन कारों का गंतव्य जियांगझू किंग प्रांत था। कार में चीनियों को छोड़कर बाकी सभी विदेशी थे। प्रमुख, क्या आपको लगता है कि इस समय हम सभी का यहाँ आना थोड़ा उपद्रव है? आखिरकार दूसरी पार्टी तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। पहली कार में गहरे रंग की त्वचा वाला एक मजबूत आदमी अपने हाथ में रक्तपिपासु प्रकाश के साथ एक त्रिकोणीय कांटा टटोल रहा था और पिछली सीट पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, एक दूसरे को तुच्छ मत समझो। वह हम में से कई लोगों को मार सकता है, जिससे पता चलता है कि उसका कौशल कमजोर नहीं है। लापरवाह होने के लिए आप ही नुकसान उठाते हैं। हालांकि अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह अभी काले आदमी के सवाल का जवाब दे रहा था। ये लोग विदेश से आए शैतान भाड़े के सैनिक हैं। वे हुआंग फैंग की पहचान नहीं जानते, जैसा कि बाई जियाओरो सोचती है। दरअसल जब वे विदेश में थे तो उन्होंने हुआंग फैंग के मामलों की जांच की थी। वे जानते थे कि यह हुआंग फैंग था। इतने छोटे सुरक्षा गार्ड ने उनके लोगों को मार डाला। एक सुरक्षा गार्ड कितना शक्तिशाली हो सकता है? मैं गारंटी देता हूं कि वह मेरे हाथों के नीचे एक चक्कर भी नहीं लगा सकता। वह हम में से कई लोगों को मार सकता है। यह एक साजिश होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें दूसरों की मदद भी होनी चाहिए, नीग्रो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वास्तव में उनका विचार शैतान भाड़े के कोर में कई लोगों के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि वे हुआंग फैंग की पहचान जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन सबने सोचा कि उसने उनमें से इतने लोगों को अकेले नहीं मारा होगा। उनके पास अन्य सहायक भी होने चाहिए। इसके अलावा हुआंग फैंग इसमें सिर्फ सोया सॉस की भूमिका निभा रहे थे। यहां तक कि उन्हें यह भी संदेह था कि वह उन्हें ये समाचार सुनाने वाला व्यक्ति भी धोखा दे देगा। हुआंग फैंग सिर्फ एक व्यक्ति था जिसे दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर कर दिया गया था। बेशक इन भाड़े के सैनिकों के ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे केवल हुआंग फैंग के सुरक्षा गार्ड की पहचान जानते हैं और वे नहीं जानते कि हुआंग फैंग के पास राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के आधिकारिक सदस्य की पहचान है। यदि उन्हें वह पहचान पता होती तो वे हुआंग फैंग को इतनी हेय दृष्टि से नहीं देखते। चीन में एक कहावत है कि शेर अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ता है। भले ही सुरक्षा गार्ड अक्षम हो, हम सहमत नहीं हो सकते। हो सकता है कि उसके आसपास अन्य शक्तिशाली पात्र भी हो। हालांकि कमांडर ने कहा, उसके शब्दों का मतलब स्पष्ट रूप से ये था कि वह हुआंग फैंग को तुच्छ समझता था। मैं देख रहा हूं प्रमुख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा था। चूंकि कमांडर ने ऐसा कहा था, वे अब स्वाभाविक रूप से विरोधाभास नहीं करेंगे। लेकिन काले आदमी ने अपने दिल में फैसला किया था कि जब वह हुआंग फैंग को देखेगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उसकी गर्दन तोड़ देगा। अगली सुबह हुआंग फैंग तियानजियाओ समूह में गए। ऐसा नहीं है कि वह ली बिंगयुन के साथ रहना जारी नहीं रखना चाहता था। आखिरकार ली बिंगयुन के साथ जाना बहुत आरामदायक है। वह खेल सकता है और वेतन प्राप्त कर सकता है। बेशक वह ऐसा करेगा, लेकिन जी मिंगजियाओ ने उसे कंपनी में जाने के लिए बुलाया और कहा कि उसे कुछ करना है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गए? जैसे ही हुआंग फैंग कंपनी में पहुंचे, उन्हें जी मिंगजियाओ के कार्यालय को सूचित किया गया। वहां हुआंग फैंग ने यह भी देखा कि सु यूमो भी वहां थी। वे इस समय कंपनी में नहीं पहुंचे। आज सचमुच काफी जल्दी है। यहां तक कि कई कर्मचारी भी अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि हुआंग फैंग को जल्द ही पता चला कि कार्यालय में माहौल ठीक नहीं था और सु यूमो और जी मिंगजियाओ के चेहरे भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। पहले इस पर एक नजर डालें। सु यूमो ने हुआंग फैंग को कई समाचार पत्र सौंपे। इस दौर में अखबार पढ़ने वाले लोग पहले जितने नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं भी। इसके अलावा कई मामलों में अखबारों और ऑनलाइन रिपोर्टों में बताई गई बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। हुआंग फैंग ने अचंभित होकर अखबार लिया और उसे देखा। तब उसे पता चला कि सु यूमो और जी मिंगजियाओ इतने बदसूरत क्यों थे। ये कल की बहन थी जो चाल खेल रही थी। उन्होंने मीडिया से शिकायत की कि उन्हें तियानजियाओ समूह के कर्मचारियों ने पीटा है। तियानजियाओ समूह इतना अनुचित था कि उसने न केवल उससे माफी नहीं मांगी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध को भी मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया। मूल रूप से एक विज्ञापन उनके द्वारा शूट किया गया था, लेकिन बिना किसी कारण के तियानजियाओ समूह द्वारा इसे बदल दिया गया। अब तक तियानजियाओ समूह ने क्षतिपूर्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा है। और हुआंग फैंग ने यह भी देखा कि एक अन्य पृष्ठ पर उन्होंने ये भी बताया कि ली बिंगयुन, एक प्रमुख सितारा, विज्ञापन की शूटिंग के दृश्य पर एक सुरक्षा गार्ड के करीब था, जो सामान्य दोस्तों के रूप में इतना आसान नहीं लगता था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों ने ये लेख लिखा था, उनकी नाक और आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन लोगों की थी जिन्होंने घटनास्थल पर इसे देखा था। हालांकि इस रिपोर्ट में कोई तस्वीर भी नहीं है। पूरी कहानी एक दूसरे की कल्पना के बारे में है। अखबार में सुरक्षा गार्ड आप नहीं है ना? सु यूमो हुआंग फैंग को देखती है और कहती है, यह मुझे होना चाहिए, लेकिन मिस ली के साथ मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं है, जो स्पष्ट रूप से एक कलंक है। हुआंग फैंग ने तुरंत कहा। हुआंग फैंग समझ गए कि बहन न केवल उसे बल्कि तियानजियाओ समूह और ली बिंगयुन को भी नष्ट करना चाहता था। ली बिंगयुन के बारे में लेख में यह नहीं बताया गया कि खबर किसने तोड़ी, लेकिन हुआंग फैंग को पता था कि यह दूसरे पक्ष का भूत होगा। कल के कार्यक्रम के बारे में जी मिंगजियाओ को पता है। आखिरकार उसके द्वारा एक उप प्रबंधक की व्यवस्था की गई है। तो वह ये भी जानती है कि हुआंग फैंग ने उस लड़की को क्यों पीटा। वह जानती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह साला इतना बेशर्म होगा। उसने अभी तक उसे परेशान नहीं किया है। इसके बजाय एक खलनायक पहले आया। आप इसके बारे में क्या करने को कहते हैं? जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग की ओर देखा और पूछा, मैंने ऐसा क्यों कहा? आप कल के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या इसके बारे में अपना निर्णय लेना आपके ऊपर नहीं है? आप कंपनी के बॉस हैं। हुआंग फैंग ने कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 478 ने मुझे नाराज कर दिया। नहीं, आपने ऐसा किसने कहा? क्या आपने ऐसा नहीं किया?
जी मिंगजियाओ ने सफेद आंख से कहा। हुआंग फैंग अवाक है और जी मिंगजियाओ सही है। ये वास्तव में उसके बारे में है। ये वह बहन है जो अकेले ही लड़ रहा है। हालांकि वह आदमी पाक साफ नहीं है और वह खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। वास्तव में हम पहले ही इस मामले से निपट चुके हैं और कारणों को समझाने के लिए एक बयान जारी करेंगे। सु यूमो ने देखा कि हुआंग फैंग ने कुछ समय तक बात नहीं की और उसका इरादा हुआंग फैंग को शर्मिंदा करने का नहीं था। हालांकि बुरी बात यह है कि हम में से किसी के पास भी बहुत अधिक सटीक सबूत नहीं है। अंत में ये केवल बकवास है। उस स्थिति में उस आदमी के लिए बहुत अधिक नुकसान नहीं है, वह अधिक एक्सपोजर चाहेगा। सु यूमो सच कह रही है। भले ही तियानजियाओ समूह ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन बहन इसे पहचान नहीं सकता है। वह सोचती है कि तियानजियाओ समूह झूठ बोल रहा है। अंत में दोनों पक्ष केवल झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बहन के पास अधिक जोखिम है और वह सस्ता है। इसलिए भले ही तियानजियाओ समूह अंततः उस बहन पर जीतने का आरोप लगाता है, दूसरे पक्ष को भी बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग जो नहीं जानते उनकी नजर में तियानजियाओ समूह अपनी ताकत से लोगों को धमकाता है। इसके अलावा यह मामला जल्द ही इंटरनेट पर फैल जाएगा। मुझे डर है कि कुछ गलत इरादे वाले लोग इस मामले का फायदा उठाएंगे। सु यूमो ने कुछ चिंता के साथ कहा। हालांकि तियानजियाओ समूह भी किंगहाई प्रांत में एक बड़ा उद्यम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसके विपरीत किंगहाई प्रांत में अभी भी कई प्रतिस्पर्धी हैं और एक से अधिक हैं। पहले प्रबंधक युआन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया लैंडर समूह उनमें से एक है। जमीन पर गिरने का मौका ये लोग इस तरह नहीं छोड़ते। सु यूमो अपनी चिंताओं के बारे में गलत नहीं था। इस समय प्रबंधक युआन के कार्यालय में प्रबंधक युआन स्वयं तियानजियाओ समूह की रिपोर्ट करने वाला अखबार पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया, नींद आ रही है, कोई तकिया दे देगा। मैनेजर युआन ने अखबार नीचे रख दिया और हंसे। दरअसल अतीत में मैनेजर युआन का जीवन आसान नहीं था। स्काउट्स के साथ सहयोग के कारण स्काउट्स की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कमोबेश फंसाया गया। न केवल थानेदार ने बल्कि समूह के उन वरिष्ठों से भी कुछ पूछा जिनका अब तक उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय वह घोटालों से त्रस्त होकर असंतुष्ट था। इसलिए प्रबंधक युआन इस अवधि में बहुत ईमानदार है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि तियानजियाओ समूह को कैसे हराया जाए, लेकिन अपनी स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की। इस अवधि में उनके प्रयास व्यर्थ नहीं है। अब उन्होंने अपनी स्थिति स्थिर कर ली है। हालांकि वह ये भी जानते हैं कि समूह में ऐसे लोग भी हैं जो उनसे असंतुष्ट हैं। इस बार हालांकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ हासिल नहीं कर सके तो उनकी कुर्सी खतरे में है। प्रबंधक युआन जानता है कि कम समय में परिणाम प्राप्त करने के लिए सही रास्ता अपनाने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार वह किंगदाओ प्रांत में नया आया है, जबकि तियानजियाओ समूह एक स्थानीय सांप है। यदि वह एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है तो उसका अपना विकास काफी दूर है। इसलिए वह अभी भी तियानजियाओ समूह पर हमला करने और दूसरे पक्ष के विकास में बाधा डालने के अवसरों की तलाश में है, ताकि वह स्थिति का लाभ उठा सके। अब इस अखबार को पढ़ने के बाद उनकी आंखें चमक उठी हैं और उनका दिमाग विचारों से भर गया है। आपको कुछ छोटे सितारों से संपर्क करना चाहिए जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है। उन्हें पैसे दें और उन्हें खड़े होकर कहें कि उन्होंने पहले तियानजियाओ समूह के साथ सहयोग किया है और उन्हें तियानजियाओ समूह द्वारा धोखा दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि दूसरी पार्टी में है बड़ी स्थिति और यह एक शब्द में समाप्त नहीं होगी। आप जितना बुरा कहेंगे उतना बेहतर होगा। मैनेजर युआन ने अपने सहायक से कहा। मुझे अभी यह करना है, सहायक ने जल्दी से कहा। सु यूमो और जी मिंगजियाओ, मैं देख रहा हूं कि इस बार आप दोनों को क्या करना चाहिए। मैनेजर युआन ने मन ही मन सोचा। जैसा कि सु यूमो चिंतित था, तियानजियाओ समूह ने बाहरी दुनिया से कहा कि पहले तो उसे देर हो गई थी और फिर उसने जानबूझकर तियानजियाओ समूह के कर्मचारियों का अपमान किया। विज्ञापन की प्रक्रिया में उन्होंने अभिनेत्री का लाभ उठाने के लिए स्क्रिप्ट को बदलने की भी कोशिश की। हालांकि बहन ने इस पर हार नहीं मानी। उसने पाया कि घटना का दायरा उसकी अपेक्षा से अधिक प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्दे के पीछे है जिससे वह और अधिक खुश है। वह जो चाहता था वह एक्सपोजर दर था। तो वह फिर से एक पीड़ित के रूप में सामने आया और कहा, विज्ञापन की शूटिंग के दिन मैं बीमार और बीमार था। हालांकि डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में निगरानी के लिए रहना चाहिए। फिर भी मैं घटनास्थल पर गया जिम्मेदार तरीके से। लेकिन मेरी राय में भले ही आप बीमार हो, आप ग्राहक के काम में देरी नहीं कर सकते। जब किसी की शिकायत की बात आती है तो अभिनय कौशल उन पात्रों से बेहतर होता है जो वह आमतौर पर टीवी पर निभाते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बीमारी के बावजूद काम पर जाऊंगा और मुझे ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी। तियानजियाओ समूह के लोगों ने जब देखा कि मैं कुछ मिनट देर से आया हूं तो उन्होंने मेरा अपमान किया। मैं अपमान सहन नहीं कर सका और जवाब दिया। मैंने स्वीकार किया, मैं उस समय बहुत आवेगी था। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में मुझे हमेशा अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं उस समय वास्तव में गुस्से में था और मैंने अपने मूड पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रखा। आप सभी और मुझे पसंद करने वाले कई प्रशंसकों के लिए तियानजियाओ समूह ने कहा कि मैं पहले दूसरे पक्ष के लोगों को प्रदूषित करता हूं, जो बिल्कुल बकवास है। कैमरे के सामने बहन की आंसुओं भरी शिकायतों को देखकर कई लोग, विशेषकर वे महिलाएं जो सच्चाई नहीं जानते, करुणा से भर जाती हैं। वे पूरी प्रक्रिया को विस्तार से नहीं जानते, इसलिए उन्हें लगता है कि साले की बातें सच हैं। आखिरकार इस मामले में बहन वास्तव में कमजोर समूह से संबंधित है और हर किसी की सहानुभूति जीत सकती है। जहां तक स्क्रिप्ट बदलने और अभिनेत्री का फायदा उठाने की कोशिश का सवाल है, वह इस बात से दृढ़ता से इनकार करते हैं कि वह पेशेवर ईमानदारी वाले अभिनेता हैं। अभिनय अभिनय है और वह जानबूझकर अभिनेत्री का फायदा नहीं उठाएगा। बहन की घोषणा ने वास्तव में कई लोगों की सहानुभूति जीती, लेकिन जी मिंगजियाओ और अन्य लोगों को भी बहुत लोकप्रिय बना दिया। अब इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया है और इसने काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकांश इंटरनेट नाम वे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं जानते हैं, इसलिए वे तुरंत बहनों को अपना झंडा फहराने में मदद करते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। ये लोग क्या जानते हैं? वास्तविक नाम प्रणाली के बिना वे अपने शब्दों और कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है।
कार्यालय जी मिंगजियाओ ने धर्मयुद्ध में अपनी कंपनी के लिए इंटरनेट पर बहुत से लोगों को गुस्से में देखा। ठंड कंपी। जिस बात की हमें चिंता थी वही हुआ और यह स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई है। सु यूमो ने कहा, जी मिंगजियाओ की तुलना में सु यूमो का चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन वह काफी शांत है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 479 ताप। हुआंग फैंग उसके पास बैठा है और उसे अभी भी खेद है। आखिर उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि सु यूमो और यहां तक कि जी मिंगजियाओ ने वास्तव में उसे दोषी नहीं ठहराया, आखिरकार यह उसका अपना कारण था। यदि दूसरे पक्ष का बदला केवल उसके विरुद्ध है तो उसे ये क्षमा याचना नहीं होगी। हालांकि अगर तियानजियाओ समूह की प्रतिष्ठा को उसके अपने कारणों से नुकसान हुआ है तो हुआंग फैंग को बहुत खेद है। अन्यथा आप दावा करते हैं कि मैं सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी हूं। ऐसा होने के बाद से आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। हुआंग फैंग ने अस्थायी रूप से कहा। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? जैसे ही हुआंग फैंग की आवाज गिरी, जी मिंगजियाओ ने जोर से कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें और दोषी महसूस करें। दूसरे लोग वास्तव में सोचेंगे कि यह हमारी गलती है। मिंगजियाओ सही है, सु यूमो ने कहा। इस समय भले ही हम आपको निकाल दें, वे लोग हमारी कंपनी को जाने नहीं देंगे। चूंकि दूसरे पक्ष ने इस मामले को पकड़ लिया है, इसलिए आपके अकेले छोड़ने से यह नहीं रुकेगा। और क्या मिंगजियाओ और दोनों, मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया होता। अगर हम उस वक्त मौके पर होते तो शायद आपसे ज्यादा कुछ करते। हाँ, ये वास्तव में घटिया है बहन, जी मिंगजियाओ ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ कहा। अगर मैं वहां होती तो मैं उसे बर्बाद कर देती और उसे फिर से एक आदमी बना देती। जब हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ के शब्द सुने तो वह अवचेतन रूप से उसके पैरों के करीब आ गया। जी मिंगजियाओ वास्तव में बहादुर थी। हालांकि हुआंग फैंग ने भी जी मिंगजियाओ के बारे में बहुत कुछ बदल दिया। हालांकि अनियंत्रित लड़की आमतौर पर उसे पसंद नहीं करती थी और उसमें कमियां निकालना पसंद करती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष कोई अनुचित व्यक्ति नहीं था। अन्यथा इस बार जब चीजें गलत होंगी तो वह वैसी नहीं रहेंगी जैसी वह अभी है। अब क्या करें? हुआंग फैंग ने पूछा। सु यूमो और जी मिंगजियाओ के पास कुछ समय के लिए कोई रास्ता नहीं था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार चीजें उग्र होंगी। बहुत से लोग इस अवसर का उपयोग अपनी कंपनी के साथ सौदा करने के लिए करना चाहते हैं। राष्ट्रपति सु, यह अच्छा नहीं है। इस समय जी मिंगजियाओ के सचिव अचानक आए और कई लोगों से कहा, क्या हुआ? जी मिंगजियाओ ने पूछा। इंटरनेट पर ऐसे कई सितारे हैं जो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी कंपनी ने पहले भी उन पर कई तरह से अत्याचार किया है, जी मिंगजियाओ के सचिव ने कहा। जी मिंगजियाओ और सु यूमो ने तुरंत कंप्यूटर चालू किया और बहुत सी ऐसी ही खबरें देखी। सिसी और तियानजियाओ समूह के बारे में केवल 2 या 3 अल्पज्ञात मीडिया थे, लेकिन अब कई मीडिया ने इसका अनुसरण किया है। उनमें से कुछ ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए पैसे खर्च किए, उनमें से कुछ ने इसे देखा है, गर्मी को दूर करने के लिए आए, इसलिए अब इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टें हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं इन कमीनों को बिल्कुल नहीं जानता। वे कहते हैं कि हमारी कंपनी ने सहयोग किया है। वे खुद को नहीं देखते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, जी मिंगजियाओ ने समाचार रिपोर्ट देखते हुए गुस्से में कहा। हुआंग फैंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी सी बात है, लेकिन अब ये इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे तियानजियाओ समूह पर हमला करने की आवाज इंटरनेट पर हर जगह थी। वहां कई अज्ञात खाने वाले थे जो तियानजी ग्रुप की आलोचना कर रहे थे। अब तियानजियाओ समूह पर आरोप लगाने के लिए बहुत सारे छोटे सितारे हैं। इस तरह कुछ लोग जो मूल रूप से तटस्थ थे, उन्होंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया और तियानजियाओ समूह तुरंत अधिक आरोपों में पड़ गया। सु यूमो का चेहरा भी गुस्से से सफेद हो गया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक दूसरे की रणनीति और हमलों से खुद को सांस लेने का मौका नहीं देगी। उसी समय ये छोटे सितारे तियानजियाओ समूह की निंदा करने के लिए खड़े हो गए। अगर उनके पीछे कोई नहीं होता तो सु यूमो को इस पर विश्वास नहीं होता। इसके अलावा ये व्यक्ति बहिन नहीं होना चाहिए, उसका इतना संपर्क नहीं है। हालांकि सु यूमो ने केवल इस आधे का ही सही अनुमान लगाया था। हालांकि प्रबंधक युआन को कई छोटे सितारे मिले जो इस समय तियानजियाओ समूह की निंदा करने के लिए सामने आए थे। उनमें से कुछ अपनी पहल पर सामने आए। बेशक उन्होंने वास्तव में तियानजियाओ समूह को धोखा नहीं दिया। वास्तव में उनमें से बहुतों को यह पता ही नहीं था कि अस्तित्व में ऐसी कोई समूह कंपनी भी है। इस समय इन लोगों के बाहर आने का कारण ये था कि उन्होंने घटना को अधिक से अधिक शोरगुल और अत्यधिक उजागर होते देखा था। वे अपना प्रदर्शन और प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए गर्मी को कम करना चाहते थे। जहां तक क्या हुआ इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे तियानजियाओ समूह के लोगों और उनके मुकदमों से नहीं डरते थे। उस स्थिति में वे अधिक खुश होंगे क्योंकि जिया खुश है, क्योंकि इस तरह उनके पास अधिक एक्सपोजर होगा। एक स्टार के लिए चाहे वह स्कैंडल हो या घोटाला, उन्हें कोई परवाह नहीं है। जब तक उनके पास एक्सपोजर है, वे जो चाहते हैं वह प्रसिद्धि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रसिद्धि कहां से आती है। वैसे भी जब तक वे प्रसिद्ध हैं, बाद में इसे धोने के तरीके भी हैं। इसलिए उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ठीक है, मिस ली भी शामिल है। इस समय सु यूमो को अचानक पता चला कि ली बिंगयुन के पास एक हलचल है, इसलिए वह जल्दी से इसे खोलने का इशारा करती है। ली बिंगयुन के लिए घटनास्थल पर कई लोग अभी भी जानते हैं कि वह इस समय तियानजियाओ समूह में नहीं आएंगी, इसलिए इस समय उनके तियानजियाओ समूह की मदद करने की अधिक संभावना है। निश्चित रूप से ली बिंगयुन की गतिशीलता पर क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि ली बिंगयुन ने घटनास्थल पर जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से लिखा था और यह भी उल्लेख किया था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बहन उसका फायदा उठाना चाहती थी। तियानजियाओ समूह के लोगों ने उसकी रक्षा के लिए अपने हाथ बढ़ाए। यहाँ उन्होंने तियानजियाओ समूह द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया और सिसी के बेशर्म व्यवहार की भी निंदा की। जैसे ही ली बिंगयुन की गतिशीलता जारी होगी, ये तुरंत इस मामले को तारांकन में बदल देगा। आखिरकार ली बिंगयुन एक प्रसिद्ध प्रथम पंक्ति स्टार है। वह 3 पंक्तियों वाली या उससे भी बदतर स्टार नहीं है। लोकप्रियता और प्रशंसकों के मामले में ली बिंगयुन अकेले उन सभी के सामने खड़ी हो सकती है।
ली बिंगयून की उपस्थिति के कारण ये कार्यक्रम और अधिक जीवंत हो गया है। इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया एक समय में कई गुना बढ़ गई है और यह इंटरनेट पर लगभग हर जगह है। और ली बिंगयून का प्रभाव स्पष्ट रूप से उन कुछ लोगों से तुलनीय नहीं है, इसलिए कई लोग तियांजियाओ समूह के पक्ष में आ गए हैं और सोचते हैं कि इस मामले में कुछ अजीब हो सकता है और यह बहन और अन्य लोगों की तरह नहीं हो सकता है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 480 रहस्यमय प्रेमी आने के लिए धन्यवाद मिस ली। ली बिंगयून की गतिशीलता को देखने के बाद जी मिंगजियाओ ने पहली बार धन्यवाद व्यक्त करने के लिए ली बिंगयून को फोन किया। पहले जी मिंगजियाओ और सू यूमो ली बिंगयून को बाहर आने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार इस मामले में ली बिंगयून के कुछ तारांकन शामिल हैं। वे ली बिंगयून से परिचित हैं, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए एक दूसरे को परेशान करना अच्छा नहीं है। हालांकि वे दोनों इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं। यदि कोई रास्ता नहीं है तो वे केवल ली बिंगयून को अंत में बाहर आने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। इससे पहले कि वे ये कहने के लिए बाहर आते, ली बिंगयून सबसे पहले खड़े हुए। जी मिंगजियाओ और सू यूमो ली बिंगयून के लिए बहुत आभारी हैं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इस मामले का मुझसे कुछ लेना देना है, यही मुझे करना चाहिए, ली बिंगयून ने फोन पर विनम्रता से कहा। वास्तव में ली बिंगयून के बाहर आने के बाद इस घटना की हवा की दिशा बदल गई। मूल रूप से ऑनलाइन आवाज तियांजियाओ समूह पर हमला करने के लिए थी, लेकिन ली बिंगयून द्वारा ये समझाने के बाद कई लोग ली बिंगयून और तियांजियाओ समूह में विश्वास करने लगे। आखिरकार ली बिंगयून के प्रशंसकों की संख्या और प्रभाव की तुलना उन छोटे सितारों से नहीं की जा सकती। कुआं, यह अभी भी उस आलीशान होटल के कमरे में है। ली बिंगयून को बाहर आते देखने के बाद बहन ने एक कप तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि ली बिंगयून इस बारे में चुप रहेंगे। आखिरकार यह अभी भी ली बिंगयून की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। ये ज्ञात है कि किसी ने उसका फायदा उठाया है, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी भी बिल्कुल काम नहीं करती है, इसलिए इसका उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ इतना है कि बहन को ली बिंगयून के आने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने इतनी जल्दी अपना मन बना लिया कि उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों का बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए उन्होंने गलत अनुमान लगाया। उन मीडिया में कोई खबर क्यों नहीं आई? बहन ने अपने सहायक से पूछा कि वह ली बिंगयून को बदबूदार बनाने जा रहा है। अब ली बिंगयून खुद सामने आए और इस मामले में शामिल हुए। हालांकि इससे उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन इसका उसकी अगली कार्रवाई पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। चाहे ली बिंगयून खड़ा हो या नहीं, वह ली बिंगयून को पानी में खींच लेगा। वे दूसरी तरफ हैं और वे इसे तुरंत करेंगे, उनके सहायक ने उत्तर दिया। वास्तव में उन मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि ली बिंगयून सेट पर तियांजियाओ समूह के एक सुरक्षा गार्ड के करीब है, लेकिन उस रिपोर्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए सिसी चाहती है कि वे मीडिया अपना कवरेज बढ़ाएं। और उन मीडिया ने बहन को निराश नहीं किया। ली बिंगयून द्वारा समाचार प्रकाशित करने के बाद कुछ छोटे मीडिया ने जल्द ही इसका अनुसरण किया। हालांकि उन्होंने जो कहा वह अच्छा नहीं था। इन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ली बिंगयून तियांजियाओ समूह को बोलने में मदद करने के लिए आगे आई क्योंकि उनका एक रहस्यमय प्रेमी था जो तियांजियाओ समूह का सदस्य था। इससे पहले उसने खुद को सुरक्षा गार्ड होने का नाटक किया। सेट पर वह ली बिंगयून के काफी करीब थी। इस बार ली बिंगयून ने अपने रहस्यमय प्रेमी के लिए बात की। मूल रूप से बहन और मीडिया ने कहा कि हुआंग फैंग एक सुरक्षा गार्ड था। हालांकि उन मीडिया को लगा कि एक सुरक्षा गार्ड ली बिंगयून का रहस्यमय प्रेमी नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा बदल दिया। और इन रिपोर्टों पर होने वाली प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा है। एक ये है कि इस घटना में अब कई नेटिजन्स और मीडिया शामिल हैं, और दूसरा नाम रहस्यमय प्रेमी है। गॉसिप को लेकर लोगों का दिमाग हमेशा बहुत तेज रहता है। पिछली रिपोर्टों में केवल यही कहा गया था कि वे एक विषमलैंगिक व्यक्ति के करीब हैं, जो कुछ भी नहीं है। हालांकि जब यह व्यक्ति रहस्यमय प्रेमी की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसका स्वभाव स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। ली बिंगयून ने अपना करियर शुरू करने के बाद से इस बारे में नहीं सुना है। अब यह पहली बार सुनने में आया है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसने कई लोगों को और यहां तक कि ली बिंगयून के कई प्रशंसकों को भी आकर्षित किया है। वे ली बिंगयून से ऑनलाइन ये साबित करने के लिए भी कहते हैं कि यह सच है या नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि यह सच है तो वे अपना आशीर्वाद व्यक्त करेंगे और अपने लिए आशा करेंगे कि मेरी मूर्ति दूसरे आधे को पहले पा सकती है। एक शब्द में, ली बिंगयून और हुआंग फैंग के बीच घोटाले के कारण मामला और अधिक जीवंत हो गया है। यहां तक कि कई मीडिया अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि रहस्यमय प्रेमी कौन है। एक और व्यक्ति है जो ली बिंगयून के रहस्यमय प्रेमी की पहचान की परवाह करता है, वह ली बिंगयून का भाई ली हुआमिन है। क्या बात। ली हुईमिन ने उन दो अंगरक्षकों से फोन पर पूछा जो उसने अपनी बहन के पास भेजे थे। पहली बार जब ली बिंगयून समझाने के लिए बाहर आए तो ली हुईमिन को इसके बारे में पता था। अब उसकी छोटी बहन ली हुईमिन, जिसका एक रहस्यमय प्रेमी है, कैसे परवाह नहीं कर सकती। तो ये बात है। अंगरक्षक ने ली हुईमिन को दृश्य के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि वे उस समय भीड़ के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने हर समय गुप्त रूप से ली बिंगयून का पीछा किया, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से दृश्य के बारे में पता था। तो मेरी बहन का कोई रहस्यमय प्रेमी नहीं है। जो व्यक्ति उसके करीब है उसका नाम हुआंग फैंग है। पूरी बात सुनने के बाद ली हुईमिन रुकी और बोली, हाँ ठीक है, मुझे ये पता है। मुझे नहीं पता कि ली हुईमिन ने क्या सोचा, लेकिन वह इसके बारे में आगे नहीं बढ़े, लेकिन कहा वो बहन वास्तव में मेरी बहन का फायदा उठाना चाहता है। ठीक है, उसकी चतुराई के लिए धन्यवाद, वह बच गई। सेवानिवृत्त संभ्रांत व्यक्ति ने तुरंत कहा, क्योंकि अपने कप्तान के लहजे से उन्हें पहले से ही लग रहा था कि उनका कप्तान गुस्से में है। वह वही है जो मेरी बहन का फायदा उठाना चाहता है। जाओ और मेरे लिए उसका हाथ तोड़ दो। ली हुईमिन ने अपनी आवाज में गहरी ठंडक के साथ कहा कि उनकी बहन, जो उनके परिवार की आंखों का तारा है, सामान्य समय में भारी शब्दों में एक शब्द भी कहने से हिचकती है। अब कोई उसकी बहन के जीवन और मृत्यु को जाने बिना उसका फायदा उठाना चाहता है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ठीक है कप्तान, मैं इसे तुरंत करूंगा।
उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह मत कहो कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक अज्ञात छोटा सितारा है, भले ही यह बच्चों और कैतियान के स्तर पर हो, जब तक उनकी टीम के नेता बोलते हैं यह एक अच्छा मैच है। इस समय बहन को नहीं पता था कि वह बहुत खतरे में थी। इस समय उन्होंने देखा कि अधिक से अधिक लोगों का मानना था कि ली बिंगयुन का एक प्रेमी था और वह गुप्त रूप से खुश थी। मैं देख रहा हूं कि आप भविष्य में जेड महिला नेता कैसे बन सकती हैं। बहन ने मन ही मन सोचा कि सभी के इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद वह एक सुरक्षा गार्ड के रूप में हुआन फैंग की असली पहचान को उजागर करने जा रहा है। उस स्थिति में ये बहुत दिलचस्प होगा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 481 फ्रेम अप। ये देखकर कि इंटरनेट पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ली बिंगयुन के बॉयफ्रेंड हुआन फैंग पर केंद्रित हो गया है और उसके दोस्त भी रो रहे हैं और हंस रहे हैं। ली बिंगयुन का प्रभाव वास्तव में बहुत बढ़िया है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि गपशप करने वाली भीड़ वास्तव में सोचती है कि ली बिंगयुन का एक प्रेमी है और उसकी गतिशीलता अपने प्रेमी की मदद करने के लिए है, तो तियांजियाओ समूह फिर से मौखिक आलोचना में पड़ जाएगा, पहले से भी बदतर। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। सु यूमो ने कहा कि ली बिंगयुन उन्हें दबाव कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अब ली बिंगयुन दूसरे पक्ष के हमले का निशाना है। जाहिर है दूसरा पक्ष इस बार इसे जाने नहीं देना चाहता। हुआन फैंग और जी मिंगजियाओ दोनों ने सिर हिलाया, जो निश्चित है अब उनके पास आराम करने का अच्छा समय है। उन्हें कुछ करना होगा। इस तरह मैं पहले बहन की जांच करूंगा कि क्या कोई फसल हुई है। हुआन फैंग ने कहा, तुम अकेले जाओ, क्या ये सुरक्षित नहीं है? सु यूमो ने कुछ चिंताओं के साथ कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वह साला अभी भी मुझे पकड़ सकता है, भले ही मुझे उसका कोई सबूत ना मिले, लेकिन कोई समस्या नहीं है कि मैं वापस चला जाऊंगा, हुआन फैंग ने कहा। सु यूमो ने सोचा कि हुआन फैंग ने इतने सारे गैंगस्टरों से खुद को बचा लिया है। वह ये भी जानता था कि हुआन फैंग के पास कुछ कौशल है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आइए उन अन्य लोगों से संपर्क करें जो आज यहाँ हैं, जी मिंगजियाओ ने कहा। ठीक है, ये निर्णय लिया गया है कि कई लोगों को अलग किया जाएगा। इतने लंबे समय तक करवट बदलने के बाद पहले से ही अंधेरा हो गया है और खाने का समय भी बीत चुका है। हुआन फैंग और अन्य लोगों ने पहले जी मिंगजियाओ के कार्यालय में रात्रिभोज किया था। हुआन फैंग के कंपनी छोड़ने के बाद वह सीधे सिसी के आवास पर गए। एक शब्द में यह मूल रूप से तियांजियाओ समूह द्वारा दूसरे पक्ष के लिए आरक्षित एक कमरा था। हालांकि दूसरे पक्ष के बिना किसी कारण देर से आने और खराब रवैये के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष का इलाज रद्द कर दिया। हालांकि दूसरे पक्ष का स्पष्ट रूप से दूर जाने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने रुकने के लिए भुगतान किया। इसलिए हुआन फैंग दूसरे पक्ष के निवास को जानता है। हालांकि उनके लिए सीधे दूसरे पक्ष के कमरे में जाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष के कमरे के बगल में एक कमरा खोलने के लिए पैसे खर्च किए। ये लोग भी बहुत आनंददायक है। हुआन फैंग ने कमरे में सजावट को देखा और खुद से कहा, यहाँ कमरे की कीमत स्पष्ट रूप से सस्ती नहीं है। जी मिंगजियाओ के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा विज्ञापन शूट करने के लिए सहमत होने के बाद उन्होंने इस स्तर के होटल में रहने के लिए कहा। इस सम्मान में वो ली बिंगयू से भी अधिक है। उस समय ये स्पष्ट था कि दोनों पक्षों के बीच संबंध वर्तमान स्तर तक खराब नहीं हुए थे, इसलिए जी मिंगजियाओ सहमत हो गए। हुआन फैंग के पास कमरे में घूमने का समय नहीं था। वो सीधे शयन कक्ष की बालकनी में गया। यहाँ वो बाहर के ट्रैफिक को नजरअंदाज कर सकता था। वो बहुत समृद्ध था और उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी। हालांकि हुआन फैंग यहाँ सुंदर दृश्यों का आनंद लेने नहीं आए थे। उसने बालकनी की खिड़की खोली और फिर अपने बगल वाली बालकनी की ओर देखा। वो बालकनी उस कमरे की बालकनी है जहाँ बहन है। दोनों बालकनियों के बीच की दूरी 3 मीटर से अधिक है और उनके बीच कोई संबंध नहीं है। ये 16वीं मंजिल है। कोई यह नहीं सोचता कि इतनी ऊंचाई पर आप बिना किसी की मदद के एक बालकनी से दूसरी बालकनी तक जा सकते हैं। हालांकि ये केवल आम लोगों के लिए है। हुआन फैंग के लिए 3 मीटर से अधिक की दूरी दूर नहीं है। इस शीर्ष स्तरीय हल्केपन कौशल के साथ वह हल्की छलांग के साथ दूसरी तरफ की बालकनी तक पहुंच सकता है। दरअसल कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। हुआन फैंग आसानी से अपने कमरे की बालकनी से दूसरे के कमरे की बालकनी में चला गया। इस दौरान उसने आवाज तक नहीं निकाली। हुआन फैंग धीरे से दूसरी तरफ की बालकनी की खिड़की को धक्का देकर खोल देता है और फिर वहां खड़े होकर वह बाहर हॉल की सभी स्थितियों को देख सकता है। इस समय इस कमरे के हॉल में कई लोग चर्चा कर रहे हैं। बहन इसमें है, जबकि अन्य हुआन फैंग भी प्रभावित हैं। वे सभी बहन सहायक हैं। ऐसा लगता है कि हम तियांजियाओ समूह के एकमात्र दुश्मन नहीं हैं, सोफे पर धूम्रपान करते हुए बहन ने गर्व से कहा। चीजें उसकी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। मूलतः उसने सोचा कि वह अकेला है। वह तियांजियाओ समूह का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उस समय उसके पास बहुत सी चीजें थी जिन्हें वह करने को तैयार नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि उसने यह नहीं सोचा कि उसके शुरू करने के बाद उसके पीछे कोई उससे अधिक सक्रिय और विचारशील था जितना उसने सोचा था। अब हालांकि चीजें पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं, लेकिन जब वह चाहेंगे तो वे जल्द ही आ जाएंगी। ली बिंगयुन की बातें सच होने के बाद ये वह समय है जब ली बिंगयुन, हुआन फैंग और तियांजियाओ समूह बदकिस्मत है और यह समय बहुत लंबा नहीं होगा। ये केवल कहा जा सकता है कि तियांजियाओ समूह एक इंसान नहीं हो सकता। वे हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करने के लायक है, बहन के बगल में एक सहायक ने कहा। अर्थात उन्होंने बिना अनुमति के अनुबंध तोड़ने का साहस किया जो उन्होंने मांगा था। वैसे मीडिया के संदर्भ में आपको ली बिंगयुन पर नजर रखने और उसके बारे में और अधिक रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। कल आप कुछ अन्य चीजें बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि वह किसके साथ गुप्त रूप से डेट करती थी, किसने किसके साथ खाना भी खाया था, अमीर व्यवसाय और दूसरे पक्ष द्वारा समर्थित था। वैसे भी अब हर किसी का ध्यान उस पर है, तो चलो उसे फिर से गुस्सा दिलाने में मदद करें, उसने अपने सहायक से कहा। मैंने पहले ही समझाया है कि वे लोग हमसे अधिक पेशेवर हैं। उन्हें ली बिंगयुन के समान पीठ और पार्श्व चेहरे वाला एक व्यक्ति मिला और उसे एक अमीर व्यापारी के साथ भोजन करने के लिए कहा।
जब उसने भोजन किया तो उसका व्यवहार बहुत असाधारण था। अरे, मुझे लगता है कि कल ली बिंगयुन की छवि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, सहायक ने कहा। यह मेरे खिलाफ लड़ाई का अंत है। क्या वह एक शुद्ध दिल वाली लड़की बनने की कोशिश नहीं कर रही है? मैं उसे न केवल एक प्रेमी रखने दूंगी बल्कि एक प्रेमी भी रखने दूंगी और अन्य पुरुषों के साथ निकट संपर्क बनाने दूंगी, इसलिए कि वह सब खत्म हो जाएगी। हाँ, महिला ने गर्व से कहा। बाकी सभी लोग हंसे और हुआंग फैंग, जो बहुत दूर नहीं है, इन लोगों की बातें सुनने के बाद उदास और भयानक है। ये लोग, अगर वे आज यहाँ नहीं आए होते तो उन्हें पता नहीं चलता कि वे इतने कपटी हैं। हालांकि हुआंग फैंग अपने हाथ में मोबाइल फोन को देखता है जो रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। चूंकि तुम खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब हुआंग फैंग इन लोगों के साथ आलस्य से निपट रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर हुआंग फैंग को एक और बहन सहायक दिखाई देती है और सहायक के पीछे 2 युवा महिलाएं हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 482 महिला प्रशंसक। डेविड, ये वास्तव में तुम हो। हम आखिरकार खुद से मिले। आह आह आह, मैं बहुत उत्साहित हूँ। बिग वियाग्रा, मैं आपका प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक। मैं भी ऐसा ही करता हूँ वियाग्रा। मैं हर टीवी देखता हूँ। हर रात मैं आपके गाने बंद किए बिना सो नहीं पाता। आज आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए वियाग्रा की एक तस्वीर लें। जैसे ही दोनों महिलाएं अंदर आई और उन्होंने बहन को देखा, वे उत्साह से चिल्ला उठी। आवाज ने हुआंग फैंग के कानों को चोट पहुंचाई। हालांकि जब बहन ने 2 महिलाओं की बातें सुनी तो उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। जाहिर है वो उनके लिए बहुत उपयोगी था, तो वह खड़ा हुआ और बोला, बेशक, चलो साथ में एक तस्वीर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया है। मेरी युवतियां जब मेरी ये तस्वीर देखेंगी तो ईर्ष्या से पागल हो जाएंगी। एक महिला ने चेहरे पर उत्साह की लाली लाते हुए उत्साह से कहा। नहीं, मुझे अपना मेकअप ठीक करना है। मुझे वियाग्रा के साथ एक तस्वीर लेनी है। मैं चाहती हूँ कि यह सुंदर हो, एक अन्य महिला ने कहा। हाँ, वैसा ही मैं। इसलिए दोनों महिलाओं ने भीड़ के सामने छोटा दर्पण निकाला और मेकअप करना शुरू कर दिया जब तक कि उनके बगल वाली महिला थोड़ी अधीर ना हो जाए। आखिरकार उन्होंने समझौता किया और एक साथ तस्वीर ली। बड़ी वियाग्रा, मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में सब कुछ देखा है। वह छोटी कुतियाली बिंगयुन बड़ी वियाग्रा की निंदा कर रही है। वह उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक साथ तस्वीर लेने के बाद जाहिर तौर पर दोनों महिलाओं का इरादा तुरंत वहां से चले जाने का नहीं था। वे इतनी जल्दी जाने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे जब उन्होंने अंततः अपने दिलों में अपनी मूर्तियों को देखा और उनकी मूर्तियों के साथ उनका इतना करीबी संपर्क था। भले ही वह आईने में न देखे कि वह कैसी दिखती है, उसका चेहरा इतना लंबा है और उसकी छाती बड़ी नहीं है, वियाग्रा उसे कैसे पसंद कर सकती है और उसका फायदा उठाना चाहती है। एक अन्य महिला ने भी कहा, उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि उस महिला का चेहरा बहुत नकली है। मैं इसे एक ही बार में देख सकता हूँ। वह अभी भी पूरे दिन तैयार रहती है। कहने का मतलब है, नकली चेहरे का मतलब है कि हर दिन सामने आना बेशर्मी है। इन दोनों महिलाओं पर समान लिंग की फटकार तीक्ष्ण और स्पष्ट है। अपनी मूर्तियों के सामने ये दोनों महिलाएं ली बिंगयुन के विभिन्न दोषों के बारे में लगातार शिकायत करती रहती हैं। मूल रूप से उन्हें ली बिंगयुन पसंद नहीं थी, जो उनसे कहीं अधिक सुंदर है। अब एक दूसरे को अपनी अपनी मूर्तियों पर कलंक लगाते देखना और भी असहनीय हो गया है। हाँ, इस तरह की महिला केवल उन अज्ञानी लोगों को ही धोखा दे सकती है। बहन सहमत हो गई। कहने का मतलब है, हमारा भाई दावेई बहुत अच्छा है। वह वास्तव में उसका अपमान करना चाहता है। पहली नजर में वह एक अच्छी महिला नहीं है। हो सकता है कि किसी ने बहुत पहले उसकी देखभाल की हो। एक बहन महिला प्रशंसक सहमत है। इस समय सिसी सहायक शराब के कई गिलास लेकर आई और सिसी ने उनमें से 2 को प्रशंसकों को सौंप दिया और कहा, हर समय मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं सामान्य समय में धूम्रपान या शराब नहीं पीता, लेकिन आज आप दोनों को धन्यवाद देने के लिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा और आपको टोस्ट दूंगा। दोनों महिलाएं डर के मारे उठ खड़ी हुई और बोली, धन्यवाद वियाग्रा। हम ये शराब पी सकते हैं। खुद को शर्मिंदा न करें। अपनी आवाज की रक्षा करें। हम अभी भी आपके नए गाने का इंतजार कर रहे हैं। वह वियाग्रा है। हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। एक अन्य महिला प्रशंसक ने भी कहा। वे दोनों जानते हैं कि उनके आदर्श धूम्रपान या शराब नहीं पीते हैं और वे अपने प्रशंसकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वे बिल्कुल आदर्श मूर्तियां हैं। आज उनकी मूर्तियां अपने लिए एक अपवाद बनाती हैं। उन्होंने न तो शराब पी होगी और न ही उन्होंने इनकार किया होगा। वे अभी भी भयानक महसूस कर रहे हैं। निस्संदेह वे जो भी जानकारी जानते हैं वह इंटरनेट के माध्यम से है। जहां तक प्रामाणिकता का सवाल है, वे नहीं जानते और जानना नहीं चाहते। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आज खुश हूँ। ये कप तो पीना ही चाहिए। मैंने ये कर लिया है। आप अपनी इच्छानुसार ऐसा कर सकते हैं। ये भी कहना समाप्त करें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 महिलाएं शराब पीने के लिए तैयार हैं या नहीं। स्वाभाविक रूप से दोनों महिलाएं बहुत प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने प्यालों में शराब पी ली। बाद में उन्हें थोड़ी मात्रा में शराब पीने और इसकी तात्कालिकता के कारण लगातार खांसी होती रही। इसके विपरीत यदि आप स्वयं को एक बहन के रूप में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। हालांकि दोनों महिलाओं को स्पष्ट रूप से यह नहीं मिला। मुझे लगता है कि आप में और मेरे बीच एक विशेष जुड़ाव है। अन्यथा चलो कमरे में चलें और बात करना जारी रखें। यहाँ मेरे सहायकों को रहने दो। बहन ने 2 महिलाओं को ईमानदार कहा। ठीक है वियाग्रा, हमें तुमसे बहुत कुछ कहना है। अच्छा, मैं भी। स्वाभाविक रूप से उनके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। अब उन्हें इस बात का डर है कि साला उन्हें भगा देता है। अब बहन न केवल उन्हें भगाती नहीं बल्कि उनसे बातचीत भी जारी रखना चाहती है। स्वाभाविक रूप से वे आपत्ति नहीं करेंगे। बाद में बहन अपनी दोनों बेटियों को अगले कमरे में ले गई। हालांकि हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि बहन के मुंह के कोने पर एक छिपी हुई मुस्कान थी।
अरे मुझे आज रात फिर से खेलना है। युवती द्वारा दोनों महिलाओं को कमरे में ले जाने के बाद हॉल में कुछ ही सहायक बचे थे। उन्होंने अपनी अपनी शराब डाली और पीते हुए बातें की। मुझे अभी मोटी औरत पसंद है। मोटी औरत अच्छी लगती है। मुझसे प्रतिस्पर्धा मत करो। जब बड़ी वियाग्रा खत्म हो जाएगी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। एक सहायक दूसरों को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। मैं दूसरी से शुरुआत करना चाहूंगा। यह एक शानदार फिगर है। मैं लंबे समय से इतने अच्छे फिगर वाली महिला से नहीं मिला हूं। पिछली बार जब मैंने इतने अच्छे फिगर वाली महिला के साथ खेला था वह पिछले महीने था। एक अन्य सहायक ने कहा। आप कहते हैं ये औरतें इतनी बेवकूफ और चुदाई के लिए तैयार क्यों है? सितारों का पीछा करना मूर्खतापूर्ण है। एक अन्य सहायक ने कहा, हालांकि हमारा बड़ा वियाग्रा चेहरा निश्चित रूप से एक महिला हत्यारा है। कितनी महिलाओं ने अपने हथियार छोड़े हैं। हाँ, हम भी अपने आशीर्वाद का लाभ उठा रहे हैं। वियाग्रा बहुत सहायक है। खेलने के बाद हम इसे हमारे लिए खेलेंगे। सहायक स्पष्ट रूप से बहिन व्यवहार के लिए आभारी था। कहने का मतलब है वियाग्रा का पालन करना कोई नुकसान नहीं है। बकवास। आखिरी बार जब एक महिला दिन के अंत में उठी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे एक अच्छा सबक दिया और अंततः वही ईमानदार थी। यह अधिक दिलचस्प है। हाँ। हुआंग फैंग ने हॉल में कई युवतियों को हर तरह के अश्लील शब्द कहते हुए सुना, लेकिन वह यह भी समझ गया कि क्या हो रहा था। यह पता चला है कि यह बहिन प्रसिद्ध शिट पाउडर के साथ खेल रही है। और खेलने के बाद वह अपने सहायकों के लिए भी खेलेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सहायक उसके काम में उसकी मदद करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 483 अद्भुत कार्य। ये लड़का सचमुच लोगों का दिल जीतने वाला है। हुआंग फैंग बालकनी पर है, अपने दिल में बड़बड़ा रहा है। हॉल में चर्चा अभी भी जारी है। ऐसा लगता है कि वे अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और हुआंग फैंग भी जानते हैं कि ये लोग पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतीत में वे उन महिला प्रशंसकों की मदद करेंगे जो उनकी मूर्तियों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, ताकि वे बहन से मिलने के अवसरों की व्यवस्था कर सकें। निश्चित रूप से यह उनका अवसर भी है। इसके अलावा ये लोग उनकी नजर में बहुत जहरीले भी होते हैं। इन महिलाओं को जानने के बाद उनके बिस्तर पर जाने की संभावना होती है, इसलिए जब वे महिला प्रशंसकों को चुनते हैं तो वे सभी सावधानी से चुने जाते हैं। यदि वे रुचि रखने वाले लोग हैं तो वे पाएंगे कि हर बार जब उन्हें महिला प्रशंसकों से मिलने के लिए चुना जाता है तो उनका सौंदर्य मूल्य अभी भी ठीक है। इस समय उस कमरे में एक दबी हुई कराह सुनाई दे रही थी जहां बहन अभी अभी दाखिल हुई थी। हालांकि हुआंग फैंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन उसे भी पता था कि कमरे में क्या चल रहा है। लेकिन हुआंग फैंग ने पाया कि जिस कमरे में वह बहन अभी अभी दाखिल हुई थी उसका दरवाजा खुला हुआ था, जिससे कई अंतराल दिखाई दे रहे थे। बस ऐसा लगता है कि ये दोनों महिलाएं पिछली वाली से कहीं बेहतर हैं। हॉल में मौजूद सहायकों ने स्वाभाविक रूप से कमरे में आवाजें सुनी और वे इस पर मुस्कुराए, लेकिन ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आज हम फिर से धन्य हो गए हैं। ये दोनों महिलाएं पिछली बार से बेहतर हैं। सहायक आज के मामलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरकार आज की दो सुंदरियां कम नहीं है। उन्हें लंबे समय से स्थानांतरित किया गया है। हालांकि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बहन खुश न हो जाए। इसके अलावा सिसी की मदद से उन्हें शुरू करना आसान हो सकता है। अभी हवा के झोंके का क्या हुआ? इसी समय एक सहायक को लगा कि उसके पीछे हवा का कोई झोंका आ रहा है। हालांकि यहाँ हॉल में हवा कैसे हो सकती है? वह बहुत भ्रमित था। सहायक ने चारों ओर देखा और कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसने ये भी पाया कि बालकनी खुली हुई लग रही थी। ये बालकनी से होना चाहिए। ये भी एक अच्छा दिन है, एक अन्य सहायक ने कहा, क्योंकि उसे बस अपने पीछे हवा का एहसास हुआ। हालांकि मुझे अभी भी आश्चर्य है कि हवा इतनी दूर कैसे चल रही है। सहायक ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य लोगों के साथ बातचीत करना जारी रखा। बहुत कम लोग यह नहीं जानते कि इस समय सिसी के कमरे में पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद है, और वह सिसी जो बिस्तर पर दो महिलाओं के साथ लड़ रही है वह भी नहीं मिली है। हुआंग फैंग ने बालकनी से सीधे मिडेन के कमरे में जाने के लिए लिंगो ट्रॉट और शैडो केप के कार्यों का उपयोग किया। वे सहायक हुआंग फैंग के पास वापस आ गए थे, इसलिए उन्हें यह नहीं पता चला कि हुआंग फैंग उनके पीछे अतीत में उड़ा था। वे जो महसूस कर सकते थे वह केवल तेज हवा थी। जब हुआंग फैंग ने बहन के कमरे में प्रवेश किया तो उसने अंदर की स्थिति को ध्यान से नहीं देखा, इसलिए उसने अदृश्यता के कार्य का उपयोग किया, मूल स्थान से गायब हो गया और फिर उसके पास कमरे की स्थिति को देखने का दिल आया। वियाग्रा, लगता है अभी अभी एक झोंका आया है। बिस्तर पर महिला प्रशंसक, जो पहले साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, पहले से ही नग्न थी और शर्म से भरे चेहरे के साथ बहन के नीचे लेटी हुई थी। शायद ये हवा है। एक दूसरे को चूमते हुए बहनें लापरवाही से बोली, बेबी अब इतनी चिंता मत करो, हमें इस अद्भुत समय का आनंद लेना चाहिए। बड़ी वियाग्रा, तुम बहुत बुरी हो, महिला फैन ने शर्माते हुए कहा। जहां तक अन्य महिला प्रशंसकों की बात है, वे भी शर्मीली हैं, लेकिन वे बहन के साथ फ्लर्ट करने से इनकार नहीं करती हैं। वास्तव में बहन को बस हवा का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। यदि वह आना चाहता था तो यह वे सहायक ही होंगे जो दरवाजे पर गुप्त रूप से लाइव प्रसारण देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए बहन को कुछ भी संदेह नहीं होता है और वह अपनी हरकतें जारी रखता है। हुआंग फैंग ने बिस्तर पर अधिक से अधिक भयंकर युद्ध देखा और उसके दिल ने एक ध्वनि निकाली। हालांकि उसके हाथ की हरकत रुक गई और मोबाइल फोन अभी भी बिस्तर पर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। केप के अदृश्यता फंक्शन के कारण संपूर्ण मोबाइल फोन बाहरी लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जब तक ये हुआंग फैंग या उसके हाथ में कुछ है तब तक इसमें अदृश्यता का कार्य होता है। हुआंग फैंग को दो महिलाओं के फलयुक्त शरीर की तस्वीरें खींचने का कोई अपराध बोध नहीं है। आखिरकार वे बहन के साथ इतनी आसानी से सेक्स कर लेते हैं और यहाँ तक कि बाहर के लोगों के साथ भी। हुआंग फैंग को लगता है कि उन्हें कोई शर्म नहीं है और उन्हें उनकी परवाह नहीं है।
इसके अलावा हुआन फेंग ने सुना कि कैसे दो महिलाओं ने ली बिंगयुन को डांटा था, इसलिए उसने पहले से ही उन्हें अपने दिल में बहन वाले लोगों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया था। बिस्तर पर लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही है। हुआन फेंग पहले तो इसे शांति से देखने में सक्षम था, हालांकि बाद में उसे पता चला कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन बहुत गुस्से में थी। बिस्तर पर कई पैटर्न बने हुए थे। उससे दोनों महिलाओं की सांसें थम गईं। और हुआन फेंग स्वयं एक गर्म खून वाले व्यक्ति हैं। जब मैं ऐसा सीधा प्रसारण देखता हूं तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं आज रात फिर से अपने हाथों पर भरोसा करूंगा। हुआन फेंग का दिल दहल गया, लेकिन उसने सोचा कि वह केवल अपने हाथों पर भरोसा कर सकता है, जबकि बहन बदमाश की भूमिका महिलाओं द्वारा की जाती थी। इसके अलावा एक समय में दो थे और हुआन फेंग का दिल बहुत असंतुलित था। इसके अलावा हुआन फेंग ने अब यह निर्धारित कर लिया है कि बहन वास्तव में जानबूझकर तियानजियाओ समूह और ली बिंगयुन की गलती की तलाश कर रही है और एक दूसरे के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। इसलिए हुआन फेंग ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है और इस आदमी को अपनी प्रतिष्ठा खोने देने के लिए तैयार है। हुआन फेंग के आश्चर्य के लिए बहन की कई चालें हैं। हालांकि दृढ़ता का समय बहुत कम है। डिलीवरी समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं है। हालांकि लड़की का मुंह बहुत तेज है। जिन दो लड़कियों को मनाया जाता है वे इतनी खुश होती हैं कि वे बहन सहायक के साथ बिस्तर पर जाने के लिए भी सहमत हो जाती हैं। जहां तक कारण की बात है तो ये भी अद्भुत है। बहन ने कहा कि ऐसा रोमांचक दृश्य देखकर वह फिर से ठीक हो सकता है। वो दो लड़कियों के साथ फिर से लड़ना चाहता था और वे वास्तव में अपनी मूर्तियों के साथ लड़ने के लिए सहमत हो गई। निश्चित रूप से दुनिया में कभी भी मस्तिष्क क्षति की कमी नहीं होगी। हुआन फेंग ने बहन की ओर देखा और अपने सहायकों को बुलाया। वह अवाक रह गया। पूरे कमरे में अधिक हलचल है। हुआन फेंग का मोबाइल फोन भी व्यस्त है। ये यहाँ की हर चीज को ईमानदारी से रिकॉर्ड करता है। अगर ये वीडियो सामने आ गया तो साले की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि क्या वह इसे इतनी खुशी से स्वीकार कर पाएंगे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 484 एक और। हुआन फेंग का मोबाइल फोन ईमानदारी से इस कमरे में फिर से अद्भुत तस्वीरें रिकॉर्ड करता है। ये बहुत व्यस्त कमरा है। हालांकि हुआन फेंग के दिल में कोई शब्द नहीं है, लेकिन उनके पास लोगों और अच्छी चीजों को परेशान करने का विचार नहीं है, इसलिए वो अभी भी इसे दिल से देखते हैं। हुआन फेंग के लिए एकमात्र अफसोस यह है कि उसके लबादे की गुप्त कौशल का उपयोग आंदोलन में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो केवल एक कोण पर गोली मार सकता है और कोण को बदल नहीं सकता है। हुआन फेंग से पहले वो भी बहन को सबक सिखाना चाहता था। आखिरकार दूसरे पक्ष का व्यवहार बहुत बुरा है। हालांकि इतनी अद्भुत तस्वीर देखने के बाद हुआन फेंग ने अपना मन बदल लिया और दूसरे पक्ष को सबक सिखाया। ये केवल कुछ समय के लिए दूसरे पक्ष को चोट पहुंचा सकता है। हालांकि ऐसा वीडियो शूट करना दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग को पता है कि क्या करना है। हालांकि हुआन फेंग उस बहन को सबक सिखाना बंद करना चाहता है, लेकिन कोई उसे सबक सिखाना चाहता है। बिस्तर पर कई लोगों की भयंकर लड़ाई में बाहर का दरवाजा खुल गया। हालांकि दरवाजा खुलने की आवाज बहुत हल्की थी और कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हुआन फेंग को पहली बार में ही इसका पता चल गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि आगंतुक कौन था और न ही उसने दयालुतापूर्वक बहन को कई लोगों के अर्थ की याद दिलाई। उसने अभी भी खुद को स्थिर रखा। जल्द ही शयन कक्ष का दरवाजा खोला गया और हुआन फेंग ने अंततः देखा कि कौन आ रहा था। वे कैसे हो सकते हैं? हुआन फेंग ने उन दो लोगों को देखा जो उसके सामने आए और बड़बड़ाए। ली बिंगयुन की सुरक्षा के लिए दो अंगरक्षक जिम्मेदार हैं। हालांकि उनके चेहरे उतने दयालु और सौम्य नहीं हैं जितने तब थे जब उन्होंने ली बिंगयुन का सामना किया था, लेकिन बुरी भावना से भरे हुए थे। निश्चित रूप से दोनों हाथों पर जान है, हुआन फेंग ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उनके शरीर में हुआन फेंग ने जानलेवा आत्मा को महसूस किया। वह जानलेवा आत्मा जो केवल तभी मौजूद होती जब उसने लोगों को मारा होता, जो हुआन फेंग के पास पहले नहीं था, और लोगों को मारने के बाद उसकी हत्यारी आत्मा भी अस्तित्व में थी। हालांकि जादू और मार्शल आर्ट के कारण उसकी हत्यारी भावना अच्छी तरह से छिपी हुई थी, इसलिए उसके शरीर में अन्य लोगों को कुछ भी हत्यारा महसूस नहीं हो सका। कई बार अन्य लोग उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मानेंगे। हालांकि हुआन फेंग अन्य लोगों की जानलेवा भावना को महसूस कर सकता है। अब उन्होंने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि इन दोनों हाथों पर जान थी। लेकिन अब उन लोगों को दो और अप्रत्याशित मेहमानों के साथ अपना शयन कक्ष मिल गया है। बेशक हुआन फेंग को अभी भी पता नहीं चला है। बहन लोग पहले तो सहम गए, लेकिन उन्होंने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक दोनों महिलाएं चिल्लाने नहीं लगी। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। बहन उन पर चिल्लाए। हालांकि दोनों व्यक्तियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी पहचान की पुष्टि करते दिखे। उसके बाद उनमें से एक ने दूसरे की ओर सिर हिलाया तो वे बहन के पास पहुंचे। इस बार चिल्लाने वाली दो महिलाएं नहीं हैं। हालांकि वे रजाई में छिपने से डरते रहे हैं, लेकिन इस बार सिसी और उसके सहायक चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हो? बंद करो। मेरा हाथ, कमीनो। साला गालियां देता रहा और उसके सहायक का मुंह बंद नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों व्यक्तियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। ये दोनों लोग महिलाओं के प्रति विनम्र नहीं हैं, लेकिन उनका अभिवादन करते रहते हैं। हालांकि महिलाएं लड़ना और संघर्ष करना चाहती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वे उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उनका बहुत स्वागत किया गया है। पिटाई करीब 10 मिनट तक चली। हुआन फेंग ने देखा कि दोनों व्यक्तियों को पेशेवर होना चाहिए। हालांकि उन्हें बहुत चोट लगी, फिर भी उन्हें खतरा नहीं हुआ। क्या आप मिसली का फायदा उठाना चाहते हैं? आखिरकार उनमें से एक ने अपना मुंह खोला और उसने जो वस्तु पूछी वह बहन थी। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिस। महिला ने कुछ डरते हुए कहा कि उसे पीटा गया है और उसे डर है कि ये लोग उसे पीटते रहेंगे। हालांकि वह सोच रही थी कि एक दूसरे से कैसे बदला लिया जाए, फिर भी इस समय स्वीकारोक्ति का समय था।
अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगली बार जब आप मिसली का फायदा उठाने की हिम्मत करेंगे तो आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे, आदमी ने कहा था। फिर बहन की भयभीत आंखों में उसने सीधे बहन के दाहिने हाथ को टोक दिया। हड्डी टूटने की आवाज सुनकर हुआन फैंग को अपनी खोपड़ी सुन्न होने का एहसास हुआ। जहां तक खुद बहन की बात है, स्थिति स्वाभाविक रूप से बदतर है। एक चीख के बाद पूरा व्यक्ति बेहोश हो गया। सिसी का हाथ तोड़ने के बाद आदमी ने सिसी के कुछ सहायकों की ओर अपनी आंखों से देखा। उनके द्वारा घूरकर देखे जाने के बाद उन्हें अपनी चोटों की परवाह नहीं रही। उन्होंने तुरंत कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमने मिसली का फायदा नहीं उठाया। दरअसल इस समय ये सभी लोग जानते हैं कि दो हत्यारे ली बिंगयुन को गुस्सा दिलाने में मदद करने के लिए यहाँ है। जाहिर है, जब बहन ली बिंगयुन का फायदा उठाना चाहता है तो ली बिंगयुन के पीछे के लोगों को पहले से ही पता होता है कि दूसरा पक्ष बदला लेने के लिए आ रहा है। इन सहायकों की सलाह देखकर ली बिंगयुन के दो अंगरक्षक अपमानजनक दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे यहाँ मुख्यतः बहनों को शिक्षा देने आए थे। हालांकि ये सहायक इससे नफरत करते हैं, लेकिन ली बिंगयुन के मामलों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने तो बस उन्हें सबक सिखाया है और उन्हें उनके हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब बहन जागता है तो आप उसे बताते हैं कि हर किसी को नाराज नहीं किया जा सकता है। इस बार ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने वास्तव में इसका फायदा नहीं उठाया है, अन्यथा वह अब इस दुनिया में नहीं होगा। एक अंगरक्षक ने चेतावनी दी। हमें उसे बताना चाहिए, हमें उसे बताना चाहिए, सहायकों ने जवाब में सिर हिलाया। बाद में ली बिंगयुन के दो अंगरक्षक चले गए। हालांकि जब वे चले गए तो उनमें से एक, वह नेता जिसने पहले हुआन फैंग से बात की थी, उस स्थान की ओर देखा जहां हुआन फैंग था। हालांकि वहां कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे एक खतरनाक गंध महसूस हुई। क्या बात? उसके बगल में एक अन्य अंगरक्षक ने अपने साथी पर गुस्सा किया और कुछ संदेह के साथ पूछा। कुछ नहीं, चलो। अंगरक्षक ने फिर उस पर नजर डाली, फिर मुड़ा और चला गया। उसका इरादा इसकी जांच करने का नहीं था। हुआन फैंग को भी दो लोगों को घूमते और चले जाते देखकर राहत मिली। वो एक दूसरे से डरते नहीं है, लेकिन अगर उनकी अदृश्य क्षमता का पता चल जाए तो समझाना आसान नहीं होगा। सौभाग्य से, हालांकि दूसरा संदिग्ध है, वह निश्चित नहीं है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 485 इंटरनेट पर अपलोड करें। ली बिंगयुन के दो अंगरक्षकों के चले जाने के बाद पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। दोनों महिला प्रशंसक आश्चर्य से चिल्ला उठी। वे कपड़े पहने हुए थे और अभी भी देख रहे थे कि बहन कैसी थी। बहन बहुत दुखी है। न केवल उसका हाथ तोड़ दिया गया, बल्कि पिछली पिटाई में उसे मारपीट कर घायल भी कर दिया गया। अब पूरा व्यक्ति बेहोश है और कई अन्य सहायक कमोबेश घायल हो गए थे। इसलिए कुछ लोग पुलिस को बुला रहे थे, कुछ 120 पर फोन कर रहे थे और अन्य दो अंगरक्षकों को डांट रहे थे। संक्षेप में, स्थिति बहुत अराजक है। लेकिन हुआन फैंग ने लिंगो की चाल और छाया लबादे के साथ फिर से दृश्य छोड़ दिया जब ये लोग दहशत में थे और उनके पास चारों ओर देखने की ऊर्जा नहीं थी। क्योंकि इस समय शयन कक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खुला था, हुआन फैंग अधिक आसानी से निकल गया। बालकनी से दोबारा निकलने के बाद हुआन फैंग वापस नहीं गए। होटल की इस यात्रा में उसे जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मिला। जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटता है तो बाय जियाओरो द्वारा अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए उसकी शिकायत की जाती है। हालांकि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इंटरनेट से ली बिंगयुन के बारे में जानता है। आखिरकार ली बिंगयुन प्रसिद्ध है। एक बार कुछ घटित हुआ तो ये पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा। मिस ली कैसी हैं? बाय जियाओरो ने पूछा। वह और ली बिंगयुन नहीं मिले हैं, लेकिन वे ली हुईमिन से मिले हैं। इसके अलावा ली हुईमिन और बाय जियाओरो के अपने वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए बाय जियाओरो और दूसरी पार्टी एक दूसरे से परिचित है। अब जब ली बिंगयुन के साथ दुर्घटना हुई है तो इसकी चिंता स्वाभाविक है। एक बदमाश ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैं कल ठीक हो जाऊंगी। हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि कुछ मीडिया ने पहले ही बहन का अभिवादन प्राप्त कर लिया है और ली बिंगयुन को फंसाना शुरू कर दिया है। हुआन फैंग का मानना है कि जब उनका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। आपको पूरा यकीन है? बाय जियाओरो ने पूछा। बिल्कुल, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन बाय जियाओरो को दिया और कहा, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाओ। इसलिए बाय जियाओरो हुआन फैंग के बाद सिसी का लाइव प्रसारण देखने वाली पहली व्यक्ति बनी। हालांकि बाय जियाओरो आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की एक व्यक्ति है और उनकी ग्रहणशीलता अच्छी है। हालांकि वह सिसी का लाइव प्रसारण देखने के बाद भौहें सिकोड़ रही थी, लेकिन वह शर्मा नहीं रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आश्वस्त हैं। बाय जियाओरो स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं है। इस वीडियो में कुछ बहनों ने ली बिंगयुन के मूल शब्दों को फ्रेम करना स्वीकार किया और कुछ बहनों ने अपने स्वयं के पाउडर के लाइव प्रसारण को स्वीकार किया। जाहिर है, जब तक ये वीडियो जारी होगा सिसी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और ली बिंगयुन की प्रतिष्ठा बहाल हो जाएगी। हालांकि अभी भी एक समस्या है कि इस वीडियो को कम से कम समय में अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हुआन फैंग ने कहा कि इस वीडियो में आप जितने ज्यादा लोगों को देखेंगे इसका असर उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि भले ही वह इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दे, हो सकता है कि यह पहली बार में न दिखे। उसमें इतनी क्षमता नहीं है। बेशक हुआन फैंग इस वीडियो को ली बिंगयुन के नाम से ली बिंगयुन को भी भेज सकते हैं। ऐसे में उनके प्रभाव से इसे पहली बार में ज्यादा लोग देखेंगे। हालांकि हुआन फैंग इस मामले में ली बिंगयुन को शामिल नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार इस तरह से वीडियो चुराना बहुत सम्मानजनक बात नहीं है, इसलिए हुआन फैंग इस वीडियो में ली बिंगयुन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इसे मुझे दे दो, बाय जियाओरो ने हुआन फैंग से कहा। संगठन में अभी भी कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर में कुशल हैं। बाय जियाओरो के शब्दों ने हुआन फैंग को हैकर शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि विशेषज्ञ नागरिक समाज में होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो जैसे संगठनों में कंप्यूटर तकनीक में पारंगत कई लोग हैं जिन्हें समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है।
हुआंग फेंग ने अपना मोबाइल फोन बाय जियाओरा को सौंपने में संकोच नहीं किया और फिर बाय जियाओरा ने तुरंत एक दूसरे से संपर्क किया और वीडियो आगे बढ़ा दिया। जब हुआंग फेंग और बाय जियाओरो ने रात्रिभोज किया तो वहां से एक संदेश आया। केवल 2 शब्द थे, हो गया। हुआंग फेंग को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये देखने के लिए सीधे इंटरनेट पर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया कि क्या वीडियो ढूंढना वाकई आसान है। परिणाम, जब हुआंग फेंग अपनी इच्छानुसार कोई वेबसाइट खोलेगा तो उसे उस वीडियो का लिंक दिखाई देगा। फिर जब वह अन्य वेबसाइट खोलेगा तो वही परिणाम प्राप्त होगा। ये वास्तव में शक्तिशाली है। हुआंग फेंग ने भावुक होकर कहा, इस मामले में उस बहन के लिए शांत रहना कठिन है। हालांकि हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि दूसरे पक्ष का वीडियो संसाधित किया गया था और 2 महिलाओं के चेहरे मोज़ेक किए गए थे। बेशक अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ और उन सभी ने अपने चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाए। ली बिंगयुन के 2 अंगरक्षकों के आने के बाद हुआंग फेंग ने मोबाइल फोन वीडियो बंद कर दिया, इसलिए वीडियो में ऐसे 2 लोग नहीं थे। बिल्कुल, बाय जियाओरो ने कहा, हालांकि ऐसी स्थिति अधिकतम आधे घंटे तक ही रह सकती है और उस समय कुछ को हटा दिया जाएगा। हुआंग फेंग ये भी जानते हैं कि इस वीडियो को हर समय प्रत्येक वेबसाइट पर सबसे प्रमुख स्थान पर रखना असंभव है। आखिरकार ये दूसरों पर चिल्लाने की वेबसाइट बन गई है और फिर इसे हटा देना चाहिए। आधा घंटा काफी है। हुआंग फेंग ने कहा कि आधे घंटे के साथ ये कई लोगों के लिए इसे देखने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जब वे इस प्रकार का वीडियो देखेंगे तो कई नेटिजन्स इसे स्वयं डाउनलोड करेंगे। तो आधे घंटे के बाद भी ये वीडियो इन वेबसाइटों के प्रमुख स्थान से हटा दिए जाएंगे और अभी भी कई नेटिजन्स की हार्ड डिस्क में बने रहेंगे और इंटरनेट पर फैल जाएंगे। हुआंग फेंग का अनुमान सही था। वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई लोगों ने इस पर गौर किया और फिर इसे देखा। आखिरकार इन 2 दिनों में यह अभी भी बहुत गर्म है। इन 2 दिनों में बहन की प्रतिष्ठा में बहुत सुधार हुआ है। चाहे आप उसे पसंद करें या नहीं, आप उसकी बातें जानते हैं। तो अब उसके बारे में वीडियो देखकर मैंने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा। तब इन लोगों को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। बहन ली बिंगयुन को फंसा रही थी और ली बिंगयुन का कोई रहस्यमय प्रेमी नहीं था। ये सब एक मूर्खतापूर्ण चाल थी। फिर उन्होंने एक अधिक शक्तिशाली वीडियो भी देखा। बहन ने 2 प्रशंसकों से लड़ाई की। हालांकि दोनों प्रशंसकों के चेहरे मोज़ेक थे, लेकिन उनके शरीर को देखना अच्छा है, जिससे कई लोगों को ईर्ष्या होती है और बहन से नफरत होती है। इस शक्तिशाली शॉट के कारण वीडियो नेटिजन्स के बीच तेजी से प्रसारित हुआ, हुआंग फेंग की सोच से भी अधिक तेजी से। यहां तक कि महान प्रभाव के कारण बाय जियाओरो के सहायक ने आधे घंटे के भीतर कई वीडियो वापस लेने की पहल की। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 486 एक और यात्रा। अरे मैं इसे नहीं देख सकता। ये लड़का बहुत शापित और भाग्यशाली है। इन दोनों महिलाओं का फिगर पहली नजर में अच्छा है। धोखेबाज ने मीडिया के सामने कहा कि वह धूम्रपान या शराब नहीं पीता। परिणाम स्वरूप वह झूठा था। ये बकवास पाउडर है। मैं बहुत घृणित हूँ। ये दोनों महिलाएं नहीं जानती कि वे कितनी शर्मनाक हैं। वे बस इस बहन बिस्तर पर चली गईं। मैं बहुत मजबूत हूँ। इतने सारे लोग एक साथ खेलते हैं। ये दोनों वास्तव में शक्तिशाली हैं। वे बेकार हैं। बेशर्म, बहुत बेशर्म, न केवल प्रशंसकों को खेलने के लिए बल्कि अपने सहायकों को भी एक साथ रखने के लिए। ऐसे बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं? इस बहन ने बिंगयुन को मेरे घर में फंसाने की कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि कैसे मरना है। सौभाग्य से उसकी तस्वीर खींची गई। इस वीडियो के नीचे इंटरनेट पर बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं और संख्या अभी भी बढ़ रही है। इस समय शाम के समय लोगों के लिए इंटरनेट सर्फ करने का चरम समय होता है, इसलिए बहुत से लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, जिसके कारण यह इतनी तेजी से फैल रहा है। अतीत में इंटरनेट पर अधिकांश लोग तियांजियाओ समूह और सिसी के पक्ष में थे। आखिरकार वह एक कमजोर समूह है, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों का मन बदल गया है। हालांकि उन्होंने वीडियो में तियांजियाओ समूह के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा। ली बिंगयुन के लिए उन्होंने ली बिंगयुन के मामलों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ये भी देख सकते थे कि बहन किस तरह का व्यक्ति था। और सिर्फ सिसी के कारण नेटिजन्स को अब लगता है कि उन्होंने सिसी का सार देख लिया है और उसे दोबारा प्रकट नहीं होने देंगे। उन्होंने तियांजियाओ समूह से पहले जो कहा, स्वाभाविक रूप से उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। फिर नेटिजन्स ने पाया कि इंटरनेट पर सिसी के बारे में वीडियो की संख्या कम हो रही थी और कई वेबसाइटें उन्हें नहीं देख सकी। जो नेटिजन्स विशिष्ट कारणों को नहीं जानते थे, उनके दिलों में बहन के बारे में खराब धारणा थी। बकवास, इस आदमी ने वीडियो के लिए भुगतान किया। मुझे लगता है मैं गर्मी कम करना चाहता हूँ। यहाँ वॉश व्हाइट आता है। मेरी चतुराई के लिए धन्यवाद, मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर लिया। हाँ, मैं भी। जहां तक बहन की छवि की बात है, ये वास्तव में सुंदर है। अगर मैं एक महिला का किरदार निभाऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। इंटरनेट पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सीसीपीआर टीम की कार्रवाई है। वह गर्मी को कम करने जा रहा है, जिससे कई नेटिजन्स परेशान हैं। इंटरनेट पर उनकी मौखिक आलोचना हो रही है और बहन भी एक आपदा है। ये स्पष्ट है कि वीडियो वापसी उन्होंने नहीं की। दरअसल वह और उनकी टीम अभी भी अस्पताल में है। वे बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानते। वे 2 गैंगस्टर वास्तव में अहंकारी हैं। आपको हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, अन्यथा मैं इंटरनेट पर आपकी निष्क्रियता को उजागर कर दूंगा। अस्पताल में साली रिकॉर्ड बनाने आई पुलिस को धमका रही है। इस समय उनके दाहिने हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है। उसका शरीर और यहाँ तक कि उसका चेहरा, जिसकी सुरक्षा पर वह ध्यान दे रहा है, सभी बैंगनी और नीले रंग के हैं। दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। वह क्रोधित कैसे न हो? आप आश्वस्त रह सकते हैं कि हम मामले को यथाशीघ्र सुलझा लेंगे। हालांकि मैं सिस्की के लहजे से बहुत असंतुष्ट था। ये पुलिसकर्मी जानते थे कि यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें या हमारी शिकायत का इंतजार करें। बहन के बगल में एक सहायक ने कहा कि सहायक का स्वर शिकायतों से भरा था और इस समय उसकी स्थिति भी बहुत खराब थी।
उनकी बाईं आंख राष्ट्रीय खजाने की आंख बन गई थी, उनके मुंह के कोने पर अभी भी कुछ खून था और उनकी बांह पर कई चोटें थी। फिर से आश्वस्त करने के बाद पुलिसकर्मी मुड़े और वार्ड से चले गए। कैप्टन, ये लोग बहुत घमंडी हैं। अस्पताल के गलियारे में कई पुलिसकर्मी टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। पूर्व बहिन लोगों का रवैया वास्तव में बुरा था और उनके लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था, लेकिन वे हमेशा उन्हें मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की धमकी दे रहे थे, अन्यथा वे उन्हें अपने प्रभाव से बेनकाब कर देंगे। अर्थात उसने सोचा कि वह मिस ली बिंगयुन की तरह एक बड़ा सितारा था। देखो उसने इसे कैसे खींचा, एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा। ठीक है, हालांकि उनका रवैया अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों ठग स्पष्ट रूप से सही नहीं है। उन्हें पकड़ना हमारा कर्तव्य है। हालांकि कैप्टन इस गंदे लहजे से खुश नहीं था, फिर भी वह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करेगा और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण पूरे मामले में देरी नहीं करेगा। कैप्टन, इसे देखो। इस समय एक अन्य पुलिसकर्मी ने अपना सेल फोन कप्तान को सौंप दिया और सेल फोन पर वीडियो सीसी के बारे में इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया। ये बेशर्म आदमी। वीडियो देखने के बाद कप्तान मदद नहीं कर सका, लेकिन डांटा और अन्य पुलिस वाले भी वही हैं, क्योंकि यह बहन बहुत घृणित है। कप्तान, क्या आपको लगता है कि वे किसी गड़बड़ी में है? एक पुलिसकर्मी फुसफुसाया। उनकी बातें सुनने के बाद कई लोगों की आंखें चमक उठी। हालांकि उन्हें अपनी पहचान के कारण मामले को सुलझाने में बहन की मदद करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने दिल में बहन को पसंद करते हैं। इसके विपरीत वे अपने दिलों में बहन से नफरत करते हैं। इस अवसर के साथ वे स्वाभाविक रूप से बहन को थोड़ी सी मेहनत देने से गुरेज नहीं करते हैं। इसी समय कैप्टन का सेल फोन बजा। यह उसका बॉस था। जहां तक सैनिकों के परिवार के सदस्यों की बात है, सेना और स्थानीय सरकार दोनों ही सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। साथ ही बॉस ने उनसे यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों की पहचान सामान्य नहीं है, इसलिए उन्हें अधिक बनाए रखने की जरूरत है। इसलिए साले की पिटाई के मामले की जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास जांच के लिए एक और मामला है। उन्हें वापस लाओ, बॉस ने फोन पर कहा। क्या यह इंटरनेट पर मौजूद उस वीडियो से संबंधित है? कप्तान से पूछा। अच्छा, क्या आपने भी वह वीडियो देखा? ये वास्तव में इसके बारे में है। वह जानबूझकर दूसरों को फंसाने और अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को इकट्ठा करने में शामिल है, इसलिए अच्छी जांच के लिए उसे वापस लाएं। ठीक है, मैं समझा, कैप्टन ने अपने बॉस से कहा। चलो वापस चलते हैं और इस अभिनेता कॉमरेड से मिलते हैं जिसने अचानक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। फोन रखने के बाद कैप्टन ने अपने कई लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा। खैर, कुछ पुलिसकर्मी मुस्कुरा रहे हैं। वे अपनी यात्रा का उद्देश्य पहले से ही जानते हैं। वे व्यवसाय कर सकते हैं और क्रोधित हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे फिर से दौड़ने के इच्छुक हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 487 का अंत। टकराना। सीसी वार्ड का दरवाजा बिना किसी संकेत के खोला गया। जाहिर है आगंतुक का इरादा शांत रहने का नहीं था। दरवाजे को धकेलने की ताकत कम नहीं थी। बहिनें कुछ क्रोधपूर्ण भाव से दरवाजे की ओर देखती है कि कौन इतना असभ्य है और अपने ही कई लोगों को परेशान कर रहा है। आप कैसे हैं? क्या आप चले नहीं गए? मैं आपको चेतावनी देता हूं, बेहतर होगा कि आप मामले को जल्दी से सुलझाएं और यहां अपना समय बर्बाद न करें। बहन को और भी गुस्सा आया जब उसने देखा कि वे लोग पुलिसकर्मी थे जो अभी निकला था। उनकी राय में ये पुलिसकर्मी मामले को संभालना ही नहीं चाहते थे और उन्होंने यहां अपना समय बर्बाद किया। क्या आपने दावेगे को सुना है? जल्दी करें, यदि आप 3 दिनों के भीतर मामले को हल नहीं कर सके तो हम आप पर ऑनलाइन आरोप लगाएंगे। उसके बगल में एक सहायक ने कहा। क्या आपको इंटरनेट पर सफिंग बहुत पसंद है? पुलिस कप्तान ने उन्हें हटाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कई लोगों से शांति से कहा। यहां हमारे साथ बकवास मत करो, तुम्हें जो करना चाहिए उसे करने में जल्दी करो, बहन ने अधीरता से कहा। चूंकि आप ऑनलाइन जाना पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि अब आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जाना बेहतर है। कप्तान ने मुझे प्यार से याद दिलाया कि थाने में वीडियो ले जाकर मैं उन्हें भी ऑनलाइन वीडियो दिखाना चाहता हूं। बेहतर होगा कि उन्हें अभी इसे देखने दिया जाए। आपका क्या मतलब है? अगर हम ऑनलाइन नहीं जाते हैं तो आपको क्या परेशानी है? आप पुलिस बहुत व्यापक है, बहन ने कहा। कप्तान ने अपने बगल में एक पुलिसकर्मी को सिर हिलाया और फिर पुलिसकर्मी संतुष्ट हो गया और निराश होकर अपना मोबाइल फोन बहन जोड़े को सौंप दिया। बहन ने कुछ संदेह के साथ मोबाइल फोन संभाला और मोबाइल फोन में एक वीडियो चल रहा था। हालांकि उसके पास सामग्री को स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था, लेकिन वह वीडियो में ध्वनि से बहुत परिचित था। तुम्हारा मेरी आवाज से क्या मतलब है? इसके बजाय बहन ने कहा। बेहतर होगा कि आप इसे धैर्यपूर्वक पढ़ें। मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या मतलब है, पुलिस प्रमुख ने कहा। हालांकि बहन बहुत अधीर थी, फिर भी उसने नीचे देखा और आगे बढ़ गई। हालांकि उसने जल्द ही इसकी परवाह नहीं की कि पुलिस का क्या मतलब है। ये कैसे हो सकता है? ये होटल है। क्या ये वह जगह नहीं है जहां मैं रुका था? मुझे क्या हुआ? क्या होटल के कमरे में कोई निगरानी है? घबराई हुई बहन ने सोचा। फिर मोबाइल वीडियो पूरी तरह से उसके पास चला गया। इससे पहले उन्होंने होटल के कमरे में क्या किया था, उनकी आवाज और छवि सब बिल्कुल साफ थी। बहन ठंडे पसीने को देखती है और बाहर आ जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मोबाइल फोन पकड़ने वाला उसका हाथ लगातार काम रहा है और उनके सहायकों की प्रतिक्रिया उनसे ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वे वीडियो की ध्वनि सुन सकते हैं और वे सभी वीडियो का अर्थ समझते हैं। इस वीडियो में उनमें से कई दर्पण से बाहर है। ठीक है, मैंने वीडियो देखना समाप्त कर लिया है, कृपया हमारे साथ आएं। कप्तान ने कई लोगों को सभी वीडियो देखते हुए देखा और फिर बहन लोगों से कहा, यह वीडियो नकली है, यह नकली है, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। बहन अचानक चिल्लाई। ठीक है, हमने यह वीडियो नहीं बनाया है और यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, कैप्टन ने बुरा चेहरा बनाकर कहा। वह अभी अहंकारी थी, अब यह हो गया। वह अभी बहुत घमंडी है। वह नहीं जानती कि क्या करना है। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को प्रकाशित न करें।
बहन ने विनती की। उस बहन को देख रहा हूं जो सिर्फ अहंकारी थी, लेकिन अब वह मदद की भीख मांग रही है। कई लोग तो उसका और भी अधिक तिरस्कार करते हैं। कप्तान ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं चला कि यह वीडियो ऑनलाइन है। ये हमारे अपने सेल फोन में नहीं है। साली हैरान थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने नीचे देखा और पाया कि वीडियो इंटरनेट पर एक वेबसाइट से था और उसने इसे डाउनलोड भी नहीं किया था। बहन का चेहरा अचानक धूसर हो गया। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा इन पुलिसकर्मियों ने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, जाहिर है अन्य लोगों को भी यह जल्द ही मिल सकता है। वे खत्म हो गए हैं। इस समय बहुत सारे लोग फिर से वार्ड में पहुंचे। एक एक करके ये लोग लंबी तोपों और छोटी तोपों से लड़ रहे थे। जब उन्होंने बहन को देखा तो उन्होंने एक एक करके उसकी तस्वीरें ली। पूरे वार्ड में कैमरे की फ्लैश लाइटें जल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। कप्तान ने स्पष्ट रूप से पत्रकारों के समूह को पाया और उनसे कहा। हालांकि उनकी डांट का कोई खास असर नहीं हुआ। ली बिंगयुन की वजह से सिसी और तियानजियाओ समूह के मामले जोरों पर है। अब रात में इंटरनेट पर एक ऐसा जोरदार वीडियो आया है। इन पत्रकारों को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक बड़ी खबर है, इसलिए वे आराम नहीं कर सकते, वे सीधे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जहां तक सिसी वार्ड की बात है तो उनके लिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। श्री वान दावे, क्या आप वीडियो में हैं? श्री वान दावे, क्या वे दो महिलाएं वास्तव में आपकी प्रशंसक हैं? क्या ये सच है कि वे अभी भी कॉलेज में हैं? श्री वान दावे, क्या आप अक्सर अपने सहायक के साथ पंखे खेलते हैं? पत्रकारों का ये समूह एक के बाद एक सिसी पर सवाल दाग रहा है, लेकिन सिसी कई पत्रकारों को नुकसान में देख रही है। एक बार उसने सोचा कि वह एक दिन प्रसिद्ध हो जाएगा और फिर जैसे ही वह सामने आया उसे कई पत्रकारों ने घेर लिया, तरह तरह के सवाल पूछे और फिलिप की हत्या कर दी। अब वह पत्रकारों से घिरा हुआ है और उसके पास खुद से पूछने के लिए कई प्रश्न हैं। इसके अलावा कैमरा हर समय शूटिंग करता रहता है। हालांकि उसका दिल खुश नहीं है, लेकिन वह इस बात को सच नहीं करना चाहता जो एक बुरा सपना है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक सपना नहीं है। वह उन पत्रकारों की आंखों में उत्साह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है, क्योंकि वह अब समाचार है, क्लिक थ्रू दर है और वह वस्तु है जिसका वे साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक हैं। ये सब होने दो, सब कुछ करने दो। जियोली, श्री वांग दावी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। पुलिस कप्तान ने यहाँ अव्यवस्था देखी और किसी बात को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने कुछ मनचले लोगों को पहले पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया, जो उनके यहाँ आने का उद्देश्य था। बाद में सिसी थोड़ी सुन्न हो गई और दो पुलिसकर्मियों ने उसका समर्थन किया। इस समय अगर उसे कोई मदद न मिलती तो वह चल भी नहीं पाता और उसके दिमाग से सोचने की क्षमता खत्म हो गई। बस दो शब्द ही सोचता रहा, खत्म। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 488 कोई आपदा नहीं। हाँ, बहन खत्म हो गया है। ये सचमुच खत्म हो गया है। पुलिस द्वारा उसे ले जाने के कुछ ही समय बाद उन पत्रकारों ने उसकी खींची गई तस्वीरों को इंटरनेट पर उजागर कर दिया। सिसी की दृश्यता में फिर से बहुत सुधार हुआ है। हालांकि जब लोग इस बार उसके बारे में बात करते हैं तो वे यह नहीं कहते हैं कि उसे तियानजियाओ समूह द्वारा धमकाया गया था, बल्कि यह कि वह एक बदमाश था। जब लोग उसके छीने जाने के बारे में बात करते हैं तो केवल दो शब्द होते हैं, योग्य। और यह घटना खत्म नहीं हुई क्योंकि उस बहन को पुलिस ले गई। इसके विपरीत, क्योंकि पुलिस द्वारा बहन को ले जाया गया था, घटना अधिक से अधिक जीवंत हो गई। मीडिया ने अधिक रिपोर्ट की और जिस निर्देशक ने पहले विज्ञापन शूट किया था, साथ ही साइट पर मौजूद कर्मचारी भी इस समय खड़े हो गए। ये लोग जो कहते हैं वह बहुत सुसंगत है। वे सभी साबित करते हैं कि बहन झूठ बोल रही है और ली बिंगयुन ने पहले जो कहा वह सच है। बहन वास्तव में बिना अनुमति की स्क्रिप्ट बदलना चाहती है और ली बिंगयुन का फायदा उठाना चाहती है। तियानजियाओ समूह भी आगे बढ़ता है क्योंकि वह ली बिंगयुन की रक्षा करना चाहता है। उसी समय सिसी न केवल 1 घंटे से अधिक देर से आई, बल्कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक बड़ा कार्ड भी खेला। एक शब्द में, उसके साथ तियानजियाओ समूह का सहयोग रद्द करना पूरी तरह से सिसी के कार्यों के कारण हुआ। हालांकि निदेशक और ऑन द स्पॉट कर्मी अब अपनी राय व्यक्त करने के लिए खड़े हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें थोड़ी देर बाद कुछ करना होगा। उन्होंने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। जब पिछला बहन वीडियो उजागर नहीं हुआ था तो निर्देशक और मौके पर मौजूद कर्मचारी, भले ही वे अपनी राय व्यक्त करने के लिए बाहर आए हों, उनमें से बहुत से लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे या यहाँ तक कि यह भी नहीं सोचेंगे कि इन लोगों को इसका लाभ मिला है। तियानजियाओ समूह ऐसा कहने के लिए। आखिरकार जब तक किसी व्यक्ति के पास अपना निर्णय है तब तक उसे बदलना कठिन है, लेकिन यह अब स्पष्ट रूप से भिन्न है। साले ने अपनी ही छवि खराब कर ली है। अब उस पर दोबारा कोई विश्वास नहीं करेगा। हुआंग फेंग और अन्य लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन की सुबह उन छोटे सितारों ने कहा कि उन्हें तियानजियाओ समूह द्वारा धमकाया गया था। उन्होंने अपनी राय बदल दी, जैसा कि उन्होंने चर्चा की थी। उन सभी ने कहा कि उनके बीच पहले भी गलतफहमियां और गलतफहमियां रही हैं और तियानजियाओ समूह के साथ उनके सहयोग में विदेशी चीनी भी शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और उन्होंने अपने लिए काम किया है। पिछले बयान में तियानजियाओ समूह से माफी मांगी गई थी। मूल रूप से हुआंग फेंग इन लोगों के लिए अवसर और परेशानी ढूंढना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये लोग जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक होशियार थे। जाहिर तौर पर उन्हें बहन मामलों में कुछ गलत लगा, इसलिए उन्होंने समय रहते अपना रास्ता बदल लिया। बेशक भले ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, वे यह नहीं कहेंगे कि वे पहले कभी तियानजियाओ समूह के साथ नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है, जो स्पष्ट रूप से बहुत शर्मनाक है। परिवर्तन के बाद भी उन्होंने अभी भी सक्रिय रूप से तियानजियाओ समूह से संपर्क किया। उम्मीद है कि तियानजियाओ समूह उनका पीछा नहीं करेगा या सच नहीं बताएगा। इसके लिए वे सभी तियानजियाओ समूह के आभारी रहेंगे। सु यूमो और जी मिंग जियाओ के बीच चर्चा के बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनकी कंपनी का एक दूसरे के साथ कोई सहयोगात्मक संबंध नहीं है। आखिरकार ये लोग बस एक दूसरे पर हाथ रगड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने खुले तौर पर और निजी तौर पर माफी मांगी है और उनका इरादा पूरी तरह से अपना चेहरा बिगाड़ने का नहीं है। आखिरकार यह उनके लिए अच्छा नहीं है।
वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इन छोटे सितारों ने अपने तरीके बदल दिए और सार्वजनिक रूप से तियानजियाओ समूह से माफी भी मांगी, क्योंकि वे डरते थे उनके लिए खुद से बहिन वीडियो शूट करना स्पष्ट रूप से असंभव है और उसने सिर्फ तियानजियाओ समूह को नाराज किया है, इसलिए ऐसी बात है लोगों के लिए इसे तियानजियाओ समूह से नहीं जोड़ना मुश्किल है। इसके अलावा वह वीडियो कई बड़ी वेबसाइटों पर इतने लंबे समय तक सबसे प्रमुख स्थान पर बना रह सकता है। जाहिर है आम लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वे डरते हैं। भले ही तियानजियाओ समूह अपने बहिनों को साफ करता है और फिर बदले में उन्हें साफ करता है, उनकी मुख्य माफी उन लोगों की तुलना में बेहतर है जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। भले ही ये थोड़ा अपमानजनक हो, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि उनके नितंब साफ हैं और वे डरते हैं कि उनके मामले उजागर हो जाएंगे। और इन सितारों की पहल जाहिर तौर पर तियानजियाओ समूह के लिए बहुत फायदेमंद है। तियानजियाओ समूह पर किसी को संदेह नहीं है। तियानजियाओ समूह द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद इस घटना के कारण उसे काफी प्रसिद्धि भी मिली है। सामान्य तौर पर उन्होंने न केवल कुछ खोया है बल्कि इस घटना के कारण बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए हैं। यह उनकी कंपनी है जो बहुत सारे उत्पाद बेचती है। जहां तक कारण का सवाल है, यह समझना मुश्किल नहीं है कि तियानजियाओ समूह मूल रूप से महिलाओं का व्यवसाय है, लेकिन इस बार उन्होंने ली बिंडुयुन की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, जिससे कई महिलाओं पर तियानजियाओ समूह की अच्छी छाप बनती है। आखिरकार कोई भी महिला नहीं चाहती कि विपरीत लिंग उसका फायदा उठाए, इसलिए इस मामले में तियानजियाओ समूह ने महिलाओं के बीच बहुत अधिक प्रभाव डाला है, इसलिए उनका व्यवसाय बेहतर हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस घटना के पीड़ितों में सिसी के अलावा वह होटल भी है जहां सिसी रहती है। होटल वास्तव में मासूमियत की आपदा से पीड़ित है, क्योंकि सिसी का वीडियो दो निश्चित कोनों पर शूट किया गया है, एक बालकनी पर और दूसरा बेडरूम में, जिससे कई लोगों को लगता है कि कमरे में कैमरे हैं। होटल बस ये शॉट हैकर्स द्वारा दिया गया था और फिर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया। इससे बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार होटल का कमरा एक बहुत ही गुप्त स्थान है और होटल में ग्राहकों का उल्लंघन तारांकन शामिल है। हालांकि हर कोई सोचता है कि बहन इसके योग्य है, दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अगर वे ऐसे कमरे में रहेंगे तो क्या उनकी तस्वीरें खींची जाएंगी। हालांकि उन्हें इतनी घृणा नहीं होगी, लेकिन क्या आपका शरीर भी नहीं देखा जाता है। और इस घटना का प्रभाव अभी भी बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन ने भी लोगों को इस होटल में ऑन साइट जांच के लिए भेजा, खासकर सिसी रूम में। बेशक कुछ नहीं मिला। हालांकि इससे लोगों की चिंताएं दूर नहीं हो सकती। कई लोग सोचते हैं कि इस घटना के बाद होटल ने तत्काल कमरे के सभी कैमरे हटा दिए, इसलिए उन्होंने कुछ भी जांच नहीं की। एक शब्द में यह अभी भी वही वाक्य है। लोगों के दिलों में अपना निर्णय होने के बाद अन्य लोगों के बयानों पर विश्वास करना कठिन होता है। अगर ये शख्स समझाता भी रहे तो भी इसका कोई खास असर नहीं होता। इसलिए भले ही होटल समझाता रहे होटल के कमरे में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन जनता स्पष्ट रूप से अभी भी इस पर विश्वास नहीं करती है, जिससे कि लंबे समय में इस होटल का व्यवसाय बहुत खराब है। कई लोग इस होटल में रुकने की हिम्मत नहीं करते और न ही रहना चाहते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 489 प्रश्न। आपको वह वीडियो नहीं मिला जो इंटरनेट पर घूम रहा था। सु यूमो के कार्यालय में जिमेंगजियाओ ने हुआंग फैंग को संदेह से देखा और उससे सवाल पूछे। ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन वीडियो सामने आने के बाद से तियानजियाओ समूह दुविधा से बाहर आ गया है और यहां तक कि उसे कई लाभ भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये वीडियो बेहद अहम है। इससे पहले ये हुआंग फैंग ही थे जिन्होंने सिसी की जांच करने की पहल की थी। इसी संयोग के समय इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया। जिमेंगजियाओ और सु यूमो ने अनिवार्य रूप से सोचा कि वीडियो हुआंग फैंग से संबंधित था। हालांकि हुआंग फैंग दो लोगों की नजर में केवल एक साधारण सुरक्षा गार्ड है, इसलिए हालांकि उन्हें लगता है कि यह मामला हुआंग फैंग से संबंधित है, लेकिन वे निश्चित नहीं है, इसलिए उन्हें जिमेंगजियाओ की समस्या है। ये कैसे हो सकता है? हुआंग फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, वीडियो स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों के सामने गुप्त रूप से शूट किया गया था। अगर मेरे पास वह क्षमता होती तो मैं अभी भी यहाँ सुरक्षा गार्ड होता। ये सच है। जिमेंगजियाओ, जिसकी हमेशा हुआंग फैंग के प्रति बुरी धारणा रही है, ने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। उसने यह नहीं सोचा कि इसका संबंध हुआंग फैंग से भी था। आखिरकार उस वीडियो के अलावा वह बाद में इसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकती थी और कई बड़ी वेबसाइटों पर प्रमुख स्थान पर बनी रह सकती थी, जो स्पष्ट रूप से आम लोगों के लिए संभव नहीं है। आपको अपनी जांच से क्या मिलता है? जिमेंगजियाओ ने बेचैनी से पूछा। नहीं, हुआंग ने कहा, जब मैं वहां पहुंचा तो मैं अंदर भी नहीं गया। सुरक्षा गार्ड और सहायक बहुत सख्त थे, मैं अंदर नहीं जा सका। मैं बस अन्य तरीकों के बारे में सोच रहा था। जिमेंगजियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन सु यूमो के दिल में कुछ संदेह थे। उसने नहीं सोचा था कि वीडियो हुआंग फैंग से संबंधित था, लेकिन वीडियो बहुत संयोगपूर्ण था। इसके अलावा हुआंग फैंग ने कहा कि वह बहिन कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए सु यूमो को और भी अधिक संदेह हुआ। हालांकि हुआंग फैंग के कौशल को पूरी तरह से नहीं देखा गया है, हुआंग फैंग ने भी उसके सामने इसका प्रदर्शन किया है। हुआंग फैंग के कौशल के साथ कई सामान्य सुरक्षा गार्ड और सहायक उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसके अलावा उसके पास सिसी रूम में प्रवेश करने का रास्ता होना चाहिए। हालांकि जब से हुआंग फैंग ने कहा, सु यूमो का इरादा इसमें गहराई तक जाने का नहीं था। उसने कहा, बिना जांच के कुछ भी नहीं है। आखिरकार इस बहन के आसपास बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा ये खत्म हो गया है, अब और जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वास्तव में आपके लिए सस्ता है। जब आप कहते हैं कि आपने कुछ किया है तो आप चाहते हैं कि हम उसके बाद आपकी मदद करें, लेकिन आपके पास कोई मदद नहीं है। चीजें सुलझ गई हैं। जिमेंगजियाओ अच्छे मूड में है और वह फिर से हुआंग फैंग के ठूंठ की तलाश शुरू कर देती है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं भी सक्रिय रूप से समाधान ढूंढ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। और इससे कंपनी को कोई नुकसान या फायदा भी नहीं हुआ। आपको मुझे और अधिक धन्यवाद देना चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। मैं आपको भूत बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ।
जी मिंगजियाओ ने गुस्से में कहा, अगर यह वीडियो अचानक सामने नहीं आया होता तो कंपनी को इस घटना से बहुत नुकसान होता। वैसे क्या छोटे सितारे के पीछे वाले व्यक्ति को पता चला कि वह कौन था? हुआंग फेंग ने अचानक पूछा। वह अभी इस प्रश्न पर उलझना नहीं चाहता था। कुआं सु यूमो ने तब कहा, जाहिर तौर पर वह नहीं चाहती थी कि हुआंग फेंग को जी मिंगजियाओ द्वारा उठाया जाए। हमने इस मामले में उन छोटे सितारों का पीछा नहीं किया और हमने उन्हें उजागर नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यह कैसे करना है। ये वास्तव में उनके लिए सस्ता है। ये बेशर्म लोगों का एक समूह है। जी मिंगजियाओ जाहिर तौर पर उन छोटे सितारों को लेकर थोड़ा व्यथित है। आखिरकार किसी के द्वारा मारा